डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट फास्ट फूड सिस्टम, जीरो से हीरो तक की कहानी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 51। नव वर्ष का समय वास्तव में काफी उबाऊ था, खासकर उन लोगों के लिए जो व्यस्त रहने के आदी थे और अचानक उनका काम रुक गया। क्योंकि सर्दियों में करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उनके गांव के लोग शीतनिद्रा में इकट्ठा हो गए और मुख्य रूप से ताश खेलकर समय बिताते थे। कुछ लोग महजोंग खेलते थे और कुछ लोग पोकर खेलते थे। बाई परिवार के 4 सदस्यों में से कोई भी महजोंग खेलने में अच्छा नहीं था। आज नव वर्ष का दूसरा दिन था, जिस दिन सभी बुआएं घर लौट आई थीं। जियांग लैन के माता पिता अब जीवित नहीं थे, और हालांकि उसका एक मामा का बड़ा भाई था, दोनों परिवारों के बीच औसत दर्जे का रिश्ता था और वे आपस में बातचीत नहीं करते थे। इसलिए उनके 4 लोगों का परिवार सचमुच ऊब गया था। टीवी पर वसंत उत्सव समारोह के पुनः प्रसारण चल रहे थे, और केवल बूढ़े आदमी बाई को ही इसमें थोड़ी बहुत दिलचस्पी थी। हम कुछ क्यों नहीं करते? जियांग लैन ने कहा। माँ, तुम क्या करना चाहती हो? चलो ताश खेलते हैं। जियांग लैन के बोलने के बाद बाई परिवार के तीनों सदस्य, पिता, पुत्र और पुत्री, खामोश हो गए और कुछ बोल नहीं पाए। उनके परिवार के पास तो कार्ड भी नहीं थे। ये तो बहुत आसान है, बाई, ये गांव की दुकान पर जाओ और एक डेक खरीद लो। बाई, ये इस भीषण ठंड में कल से हो रही भारी बर्फबारी बाई ये के लौटने के बाद से रुकी नहीं थी और बर्फ उसके घुटनों तक पहुंच चुकी थी। अगर बाई ये और बूढ़े बाई बारी बारी से बर्फ न हटाते, तो अब तक मुख्य द्वार बंद हो चुका होता। माँ, चलो ताश नहीं खेलते। मैं तुम्हें खेल खेलना सिखाऊंगी। बाई ये ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जियांगलैन के फोन पर महजोंग गेम भी डाउनलोड कर दिया। बाई ये बूढ़े बाई के साथ वसंत उत्सव समारोह का पुनः प्रसारण देखने ही वाली थी कि अचानक बाई आनंद ने कहा, भाई भाई आओ देखो। बाई आनंद इस समय डॉइन पर स्क्रॉल कर रही थी। पहले उसका फोन एक पुराना बटन से चलने वाला फीचर फोन था, इसलिए भले ही वो डॉइन के बारे में जानती थी, लेकिन वो उसे देख नहीं सकती थी। लेकिन बाई ये के फोन में वह कार्ड था। जैसे ही बाई आनंद ने अपना फोन नंबर खोला, उसने गेम खेलना शुरू कर दिया। उस समय डॉइन खाता अभी भी बाई ये का था, और चूंकि बाई ये और लैंग जिंग दोस्त थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसकी सिफारिश की गई थी। लैंग जिंग के वीडियो में ज्यादा काम नहीं था। जो थोड़े बहुत वीडियो थे, वे सभी पिछले 2 दिनों में पोस्ट किए गए थे। इनमें से 2 वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक मिले थे। एक वीडियो में वे रात में आंगन में आतिशबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें कुछ मिनटों तक छोटे छोटे लट्टू घूमते हुए, बाई आनंद को मुट्ठी भर फुलझड़ियां पकड़े हुए आंगन में दौड़ते हुए और बच्चों के एक समूह को चुपके से उनके साथ आतिशबाजी करने के लिए दौड़ते हुए दिखाया गया था। इस वीडियो के नीचे पुरानी यादों और भावनाओं से भरी टिप्पणियां थीं, जिन्हें हजारों लोगों ने लाइक किया था और सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया था। दूसरा वीडियो, जिसे बाई आनंद ने स्क्रॉल करके देखा, उनके नए साल की पूर्व संध्या के डिनर का वीडियो था। इस वीडियो को न केवल 80,000 से अधिक लाइक मिले, बल्कि हजारों कमेंट और बुलेट पॉइंट्स की बाढ़ भी आई। सभी टिप्पणियों में इस बात पर जोर दिया गया कि यह व्यंजन कितना लजीज, स्वादिष्ट और मुंह में पानी लाने वाला लग रहा था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस परिवार के पकवानों को देखकर सचमुच नए साल का आभास हो रहा था, और फिर उनकी भूख तुरंत गायब हो गई। शुरुआत में परोसे जाने वाले ठंडे एपेटाइजर से लेकर बाद में परोसे जाने वाले विभिन्न स्टू और स्टिर फ्राई तक, इन व्यंजनों को रंग, सुगंध और स्वाद में वास्तव में परिपूर्ण कहा जा सकता है। लेकिन सबसे खास बात बाई ये के ग्लेज्ड स्वीट पोटैटो मीटबॉल थे। जब शकरकंद के गोलों की एक प्लेट परोसी गई, जिसकी सतह कांच की परत चढ़ी हुई सी लग रही थी, तो बुलेट पॉइंट वाली टिप्पणियां अचानक प्रश्न चिन्हों से भरी स्क्रीन में बदल गईं। जैसे ही चॉपस्टिक्स की पहली जोड़ी ने शकरकंद का गोला उठाया, वीडियो तुरंत अपने चरम पर पहुंच गया, और इतनी अधिक बुलेट कमेंट्स आने लगी कि उन्होंने लगभग वीडियो को ही ढक दिया। यह क्या है? क्या मैंने इसे गलत देखा? क्या इसके ऊपर कांच की एक परत है? नहीं, ये बर्फ की एक परत है ना? मुझे लगता है कि यह बर्फ है, क्योंकि यह पारदर्शी है। क्या मेज पर कांच की प्लेट रखने में कोई दिक्कत है? लेकिन बर्फ नहीं, ये बर्फ नहीं है।
ये बर्फ है, देखा तुमने? जिस हिस्से से इसे चॉपस्टिक से पकड़ा गया था, वो टूट गया। इतनी पतली परत बर्फ के अलावा और क्या हो सकती है? ये बर्फ कैसे हो सकती है? जरा ध्यान से देखो, काटने के बाद भी अंदर के मीटबॉल से भाप निकल रही है। इतनी पतली बर्फ गर्म खाने पर कैसे जम सकती है? ये तो बहुत पहले पिघल गई होती। जब सब लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि यह बर्फ है या नहीं, तभी अचानक एक ऐसी टिप्पणी सामने आई। ये वास्तव में बर्फ नहीं है, ये चीनी है। चीनी की एक बेहद पतली परत, जो बर्फ की तरह पारदर्शी है। बुलेट पॉइंट्स पर आने वाली टिप्पणियां कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर अचानक से तेजी से आने लगी। क्या ये चीनी है? अच्छा, अगर यह चीनी है, तो बात समझ में आती है। आखिरकार ये चीनी ही तो है। ये कैसे संभव है? इतनी पतली, पारदर्शी और एक समान परत, इसे कैसे चढ़ाया गया होगा? मुझसे पहले वाले व्यक्ति ने शायद कभी मीठे कांटेदार फल नहीं खाए होंगे। हंसते हंसते पेट में दर्द हो रहा है। भला कौन हर एक को अलग अलग बेलकर खाना बनाता है? क्या ये लोग मिठाई वाले नागफनी की बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? तो फिर क्या? प्रतिभाशाली, आप ही बताइए कि यह कैसे बनता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बकवास नहीं करूंगा। बुलेट पॉइंट्स पर की गई टिप्पणियों में स्पष्ट रूप से टकराव शुरू हो गया था। सौभाग्यवश बुलेट कमेंट केवल बुलेट कमेंट ही होते हैं। भाई हनान और बाई ये मुस्कुराते हुए देख रहे थे, दोनों दिल खोलकर हंस रहे थे, और बाई हनान भी नीचे हो रही मस्ती में शामिल हो गई। वीडियो देखने और कमेंट सेक्शन खोलने के बाद बाई ये तुरंत बाहर निकल गई। हालांकि बुलेट पॉइंट वाले कमेंट में नाम नहीं दिखते और उनसे कोई झगड़ा शुरू नहीं हो सकता, लेकिन कमेंट में नाम होते हैं। इस समय सबसे ज्यादा पसंद किए गए कुछ कमेंट्स पर पहले से ही हजारों लाइक्स थे, जो लगभग वीडियो के लाइक्स की बराबरी कर रहे थे। भाई ये को बहसें देखना पसंद नहीं था, और इन नेटिजन्स की लंबे समय से चल रही बहसें अर्थहीन थीं। उसने नीचे स्वाइप किया और एक मजेदार वीडियो पर स्विच किया, और भाई बहन तुरंत हंसने लगे, उनकी हंसी बत्तखों की तरह गूंज रही थी। राजधानी में इसी समय एक युवक ने अपना फोन पकड़ा हुआ था और उसने यह वीडियो देखा, फिर उसने इसे अपने दादा को दिखाने के लिए मुड़ा। दादाजी, क्या आप इस व्यंजन को पहचानते हैं? बुजुर्ग ने अपना चश्मा लगाया और देखा, ओह, ये तो। दादाजी, क्या यही हमारे परिवार की खोखली, चमकदार गोलियां बनाने की विधि नहीं है? बाहरी लोग भी इसे कैसे बना सकते हैं? इस व्यंजन की मुख्य कठिनाई चीनी को उबालने में है। बस कुछ ही सेकंड लगते हैं, कई वर्षों के अभ्यास के बिना आप इसे सचमुच नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई और कठिनाई नहीं है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि यह हमारे रेस्तरां का व्यंजन है, लेकिन इसे दूसरों द्वारा बनाना गैरकानूनी नहीं है। लेकिन इस कारीगरी को देखकर लगता है कि इसमें कई वर्षों का अभ्यास लगा होगा। युवक ने कहा, ओह, क्या ये डॉइन पर खाना पकाने का ट्यूटोरियल है? नहीं, यह एक साधारण अकाउंट है। इससे पहले ज्यादा वीडियो नहीं है, हाल के वीडियो में ही ग्रामीण शैली दिखती है। मैंने अकाउंट की लोकेशन चेक की, ये राजधानी के आसपास का है, इसलिए शायद उन्होंने इसे रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने के दौरान फिल्माया होगा। क्या आप मुझे उनसे संपर्क करने में मदद कर सकते हैं? ठीक है। उस युवक ने तुरंत एक टिप्पणी पोस्ट की, जिसमें उसने लैंगजिंग से संपर्क करने की इच्छा व्यक्त की। दुर्भाग्यवश इस वीडियो के नीचे बहुत सारी टिप्पणियां थीं, इसलिए ये जल्दी ही दब गया और अदृश्य हो गया। युवक ने लैंगजिंग को एक निजी संदेश भेजने की भी कोशिश की, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला, जैसे समुद्र में पत्थर डूब जाता है। ग्रामीण इलाके में स्थित बाई परिवार में तीसरे दिन की सुबह बाई ये जल्दी से गाड़ी चलाकर बाहर निकल गया, और जियांग लैंग को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। बाद में उसने बाई ये को जियांग हाओ के साथ लौटते हुए देखा, जो अपने साथ सामान भी ले जा रहा था। अरे, क्या हुआ? कुछ नहीं है, आंटी बाई। जियांग हाओ का अपने बड़े भाई और भाभी से थोड़ा झगड़ा हो गया था। उसे हमारे घर पर रहने दो, और नए साल के बाद मैं जियांग हाओ के साथ उसके काम पर चला जाऊंगा। जल्दी अंदर आओ, मैंने अभी अभी कुछ चिपचिपे बीन बन तले हैं, गर्मा गर्म खा लो। बाई परिवार के घर में प्रवेश करने के बाद बाई ये ने पूछा कि वास्तव में क्या हुआ था, और तभी जियांग हाओ ने आह भरी और कारण बताया। पता चला कि जब जियांग हाओ नव वर्ष के लिए बाई परिवार से लौटा, तो उसे 2000 युआन और एक लाल लिफाफा मिला। लौटकर उसने लाल लिफाफे में से 500 युआन अपने माता पिता को दे दिए। जहां तक 2000 युआन की बात है, जियांग हाओ ने उसे बाहर नहीं निकाला।
ऐसा नहीं था कि वह माता पिता के प्रति अनादरी रखता था, लेकिन अगर वह अपने माता पिता को पैसे देता, तो आधे दिन के भीतर ही वह पैसा उसके बड़े भाई की पत्नी की जेब में पहुंच जाता। ऐसी बातें अनगिनत थीं, और वह उससे बहस करने में बहुत आलसी था। हालांकि उसके बड़े भाई की पत्नी को किसी से पता चला कि वो पिछले कुछ दिनों से बूढ़े आदमी बाई और उसके बेटे के पीछे बाजार जाकर भुना हुआ मांस बेच रहा था, और उसने कहा कि धंधा खूब चल रहा है और उसने खूब पैसा कमाया होगा, इसलिए उसने उसे घर के खर्चों में मदद के लिए पैसे निकालने को कहा। जियांग हाउ ने स्वाभाविक रूप से इसे देने से इनकार कर दिया और सीधे तौर पर उसे अस्वीकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उसके बड़े भाई की पत्नी मुड़कर चली गई और अपने बड़े भाई को भी साथ ले गई, ये कहते हुए कि वो पूरे साल घर नहीं आया था और अपने माता पिता का सहारा नहीं था, और अब जब उसने बहुत पैसा कमा लिया है, तब भी वह उसे लेने से इनकार कर रहा है। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी आए और उससे पैसे निकालने को कहा, नहीं तो उनका नया साल अच्छा नहीं बीतेगा। ये पहली बार नहीं था जब उसके बड़े भाई और उसकी पत्नी ने उसके माता पिता का इस्तेमाल करके उससे पैसे लिए थे। अगर पैसा सचमुच उसके माता पिता के लिए था, भले ही आधा ही क्यों न हो, तो वह देने को तैयार था। बस जियांग हाओ रोना नहीं चाहता था, खासकर नए साल के दौरान और अपने भाई के घर पर, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके जन्म के क्षण से ही उससे कोई उम्मीद नहीं की गई थी, और उसने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, उसके माता पिता की नजरों में केवल उसका बड़ा भाई और उसका परिवार ही था। जब वह बाहर आया, तो उसका दूसरा बड़ा भाई और उसकी पत्नी सामने वाले कमरे के दरवाजे के चौखट से टिके हुए थे। उसके दूसरे बड़े भाई ने उससे कहा, अच्छा हुआ कि तुम हमारे परिवार में हो, वरना उस दंपत्ति का शोषण हो रहा होता। जियांग हाउ से ये सब सुनने के बाद बाई ये ने अपने भाई के कंधे को कसकर गले लगा लिया। उनके बगल में बैठी जियांग लैन ने भी आह भरी, कितना अच्छा बच्चा है, ये तो सचमुच पाप है। बेटियों की तुलना में बेटों को प्राथमिकता देना पक्षपात है, और सभी के साथ समान व्यवहार न करना भी पक्षपात है। कई बार हालात इतने लाचार होते हैं कि रिश्तेदारों और दोस्तों से उनके बारे में बात करने का कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा बात करेंगे तो आपको बस यही जवाब मिलेगा, बड़े बुजुर्ग गलत कैसे हो सकते हैं। जियांग हाओ कुछ देर के लिए टूट गया, फिर उसे बेहतर महसूस हुआ। आखिरकार वह एक आदमी था, और बचपन से ही उसे घर पर भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करने की आदत थी। बाई ये ने जियांग हाओ को उसका सामान रखने के लिए उसके कमरे में खींचा, और बाई आनान ने राहत भरी नजर से फुसफुसाते हुए कहा, पापा मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। जियांग लैन को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रही थी। तुम मुझमें और मेरे बड़े भाई में कोई भेद नहीं करते, तुम अपने बेटे का पक्ष नहीं लेते, न ही छोटे भाई का। हालांकि हमारा परिवार गरीब है, फिर भी हम सब खुशी से पले बढ़े। जियांग लेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम सब मेरे जैविक बच्चे हो, मैं किसी एक को दूसरे से बेहतर नहीं मान सकती। जियांग हाओ के वहां होने से जियांग लेन को फिर से ताश खेलने का मन करने लगा, और उसने बाई ये को गांव की दुकान पर ताश खरीदने के लिए भेज दिया। बाई ये जानता था कि उसकी माँ भी जियांग हाओ का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है, इसलिए वह तुरंत उठ गया, चलो हाउजी, हम साथ चलते हैं। मेरा बड़ा भाई इतना आलसी है कि उसे ताश खरीदने के लिए भी किसी को साथ ले जाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, और हमें कुछ स्वादिष्ट चीजें भी खरीदनी होंगी। बाई ये ने कांग पर आराम कर रही छोटी बच्ची की ओर तिरछी नजर से देखते हुए कहा, जब हाउजी को कोई चीज पसंद आएगी, तो मैं बिना सोचे समझे उसके लिए खरीद लूंगी। इन शब्दों से बाई आनान तुरंत भावुक हो गई और झट से उठकर बोली, मेरे बड़े भाई, अगर मैं भी आपके साथ चलूं, तो क्या आप मेरे लिए भी कुछ स्वादिष्ट चीजें खरीद सकते हैं। बाई ये ने काफी देर तक सोच विचार करने के बाद अनिच्छा से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। बाई आनान चीख पड़ी और कांग से कूद गई, जल्दी से उसने अपना डाउन जैकेट, टोपी और दस्ताने पहन लिए। जियांग हाओ ने अपनी हंसी दबाई और बाई ये के पीछे पीछे चलने लगा, और बाई आनान को चंचल भाव से आगे दौड़ते हुए देखने लगा। गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित वह दुकान अब वास्तव में एक छोटा सुपरमार्केट बन चुकी थी, लेकिन उसे अभी भी उसके पुराने नाम से ही पुकारा जाता था। अंदर रखी हुई वस्तुएं भी काफी संपूर्ण थीं, जिनमें चावल, नूडल्स, अनाज और तेल से लेकर अंडे और हरी प्याज, साबुन और कपड़े धोने का डिटर्जेंट आदि शामिल थे। इसके अलावा तंबाकू और शराब का एक काउंटर भी था। दरवाजे के बाहर पटाखों और ऐसी ही अन्य चीजों से भरी कई बड़ी टोकरियां रखी थीं।
अंदर आते ही बाई अनान उन अलमारियों की ओर दौड़ी जहां तरह तरह के स्नैक्स रखे हुए थे। भाई ये क्या आजकल आप भुना हुआ मांस नहीं बेचते? मालिक ने उसका अभिवादन किया। देखा जाए तो बाई ये को उसे चचेरा भाई कहना चाहिए था, लेकिन उनके बीच कोई वास्तविक रक्त संबंध नहीं था। नहीं, मैं छुट्टियों से पहले थोड़ा पैसा कमाने की कोशिश कर रही हूँ, बाई ये ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी तुमने काफी पैसे कमाए। मुझे हमेशा से पता था कि शेफ बनने से पैसे तो मिलते हैं, लेकिन इसमें कड़ी मेहनत भी लगती है। भाई ये ने लापरवाही से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये वाकई बहुत थका देने वाला है। अब मैं बस घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। है ना, मेरे लिए भी यही हाल है। साल के 365 दिन एक भी दिन आराम नहीं। छोटे से सुपरमार्केट चलाने वाले परिवार ने अपने ही आंगन को एक दुकान में बदल दिया था और उसे सुपरमार्केट बना दिया था। वे आमतौर पर पीछे वाले हिस्से में खाना बनाते थे और पूरे परिवार का जीवन मूल रूप से सुपरमार्केट के इर्द गिर्द ही घूमता था। उस समय दुकान का मालिक दुकान की देखभाल करते हुए टीवी भी देख रहा था। क्या तुमने मेरी चचेरी बहन की पत्नी को नहीं देखा? भाई ये ने चारों ओर देखते हुए कहा। दो और ताश के पत्ते। वह ताश खेलने गई है। मालिक ने फिशिंग ताश के पत्तों के 2 डिब्बे निकाले और आह भरते हुए कहा, महजोंग खेल रही है। पता नहीं आज उसे कितना नुकसान होगा। जब दोनों बातें कर रहे थे, तभी बाई अनान नाश्ते की टोकरी को गले लगाते हुए दौड़कर वहां पहुंच गई। ऐसा कैसे हो सकता है? नया साल है, तो उसकी किस्मत अच्छी ही होगी। बाई ये 2 बार हंसी, फिर जियांग हाउ से कुछ पटाखे लाने को कहा और पैसे देकर चली गई। ठीक है, इस यात्रा में मेरे सैकड़ों रुपये खर्च हो गए। देखते हैं वापस आने पर माँ तुम्हें कैसे डांटती है। भाई आनंद ने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहा, मैंने जो कुछ भी लिया है, वो सब वही है जो पापा और मम्मी को खाना पसंद है। पापा और मम्मी को आलू के चिप्स पसंद हैं। मैं बाद में तुम्हारे लिए भी कुछ तल देती हूँ। मेरे बड़े भाई, क्या तुम आलू के चिप्स भी बना सकते हो? बिल्कुल, मैं सिर्फ आलू के चिप्स ही नहीं, शकरकंद के चिप्स भी बना सकती हूँ। भाई आनंद की आंखें अचानक चमक उठी, मेरे बड़े भाई, मैं इन्हें खाना चाहती हूँ। चलो चलते हैं, वापस आकर बना लेंगे। भाई ये को स्नैक्स से भरा इतना बड़ा थैला ले जाते देख जियांग लैन सचमुच गुस्से से भड़क उठी। अनान, ये सब तुमने ही लिए हैं, है ना? ये चीजें इतनी महंगी हैं, और ये सब। बूढ़े बाई ने बगल से धीरे से कहा, जंक फूड। बिल्कुल सही, ये सब जंक फूड हैं। माँ, नया साल है, उसे खाने दो। बाई ये ने बगल से कहा, मैंने अभी तक तुमसे बात भी नहीं की। तुमने पैसे कमा लिए और दिखावा कर रहे हो, है ना? उसे खाने पीने की इतनी सारी चीजें खरीद कर दे रहे हो। बाई ये के बोलते ही उसकी माँ जियांग लैन भड़क उठी और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। बाई ये तुरंत अपना सिर ढंक कर भाग गया, और बाई अनान और जियांग हाओ उसके पीछे पीछे भागे। तीनों रसोई में पहुंचे। बाई अनान शकरकंद और आलू चुनने लगी, जबकि जियांग हाओ पास में खड़ा होकर उन्हें छिलके से अच्छी तरह छील रहा था और फिर धोने के लिए बाई अनान को दे रहा था। बाई ये ने बड़ा चूल्हा जलाने के बाद उसमें थोड़ा तेल डाला, फिर आलू और शकरकंद को पतले, पारदर्शी बड़े टुकड़ों में काटा, स्टार्च हटाने के लिए उन्हें दोबारा धोया और पानी निकालने के लिए एक उथली टोकरी में रख दिया। जब तक बड़े बर्तन में तेल गर्म हुआ, तब तक आलू और शकरकंद के टुकड़े लगभग सूख चुके थे। बाई ये ने सूखे हुए टुकड़ों को बर्तन में डाला, और तुरंत ही तेल में बुलबुले उठने लगे, और कुछ तेल बाहर भी छलक गया। बाई आनंद खिलखिलाकर हंस पड़ी और भाग गई। दरअसल तेल बहुत थोड़ा ही था और वह बिल्कुल भी नहीं फैला। बाई ये ने छोटी लड़की की चाल को एक नजर में ही समझ लिया, वो वापस दौड़कर नाश्ता करना चाहती थी। बाई ये ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम भागी तो मैं तुम्हें कुछ भी खाने नहीं दूंगी। बाई आनंद के विचारों को उसके बड़े भाई ने बेरहमी से उजागर कर दिया, इसलिए वह केवल अपनी जीभ बाहर निकालकर आज्ञाकारी रूप से वापस आ गई। जियांग लैन ने देखा कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए वह बाई आनंद के छोटे से कमरे से निकलकर ये देखने के लिए इधर उधर घूमने लगी कि वे क्या कर रहे हैं। बर्तन से निकाले गए और ठंडा होने का इंतजार कर रहे आलू और शकरकंद के चिप्स को देखकर उसने हाथ बढ़ाया, एक चिप्स उठाया, उसे अपने मुंह में डाला और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हमारे घर में उगाए गए शकरकंद अभी भी सबसे अच्छे हैं। माँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उन्हें अच्छे से बनाया था। बाई ये ने कमजोर स्वर में कहा, ये तो बस काटना और तलना है, इसके लिए किस तरह के तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है? बाई ये अवाक रह गई।
सब कुछ टल जाने के बाद सभी लोग पोकर खेलने के लिए फिर से इकट्ठा हो गए। शुरुआत में 5 लोग रन फास्टर खेल रहे थे, लेकिन फिर बाई आनंद ने इतना खराब खेला कि जियांग लैन ने उसे खेल से बाहर कर दिया। इसके बाद बाकी 4 लोगों ने ताश के पत्तों के 2 डेक के साथ ट्रैक्टर खेला। बाई आनंद निराश नहीं हुई। इतने सारे स्वादिष्ट स्नैक्स और स्क्रॉल करने के लिए टिकटॉक होने के कारण ये ताश खेलने से भी ज्यादा मनोरंजक था। जियांग लेन और ओल्ड मैन बाई एक टीम में थे और बाई ये और जियांग हाउ दूसरी टीम में थे। दोनों टीमें आमतौर पर ताश नहीं खेलती थीं, लेकिन शुक्र है कि उन्हें नियम पता थे। वे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े और रात के खाने तक वे एक भी खेल पूरा नहीं कर पाए थे। बाई ये और हाउ जे तक पहुंच गए थे, लेकिन जियांग लेन और ओल्ड मैन बाई जीत गए और जे हुक से नीचे के नियम के अनुसार उन्हें 2 से फिर से शुरू करना पड़ा। उस रात का खाना कुछ खास ताज़ा नहीं था। उन्होंने कुछ चिपचिपे बीन बंस गर्म किए, कुछ चावल और कटोरी व्यंजन भाप में पकाए और सभी ने अपनी लड़ाई जारी रखी। मनोरंजन वाकई समय बिताने का एक अच्छा तरीका है। उसने शुरू में सोचा था कि वह काम पर जाने और नौकरी ढूंढने से पहले 15 तारीख तक खेल सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से चंद्र नववर्ष के 5वें दिन की दोपहर को जियांग हाओ को एक परिचित समूह नेता का फोन आया। एक नाटक की शूटिंग शुरू होने वाली थी और अतिरिक्त कलाकारों की कमी थी, इसलिए उन्हें भी शामिल किया गया। उन्हें बताया गया कि अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, तो उन्हें संवाद बोलने का मौका भी मिल सकता है। ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा कलाकार नहीं है जो अलग दिखना न चाहता हो, भले ही उन्हें पता हो कि वे मशहूर नहीं होंगे, फिर भी वे मना नहीं करना चाहते। जियांग हाओ जाने की तैयारी करने लगा और बाई ये ने थोड़ी देर सोचा और अपने माता पिता से कहा कि वो उसके साथ जाना चाहता है। तुम भी जा रहे हो? हाओ जी और मैंने मूल रूप से साथ काम पर जाने का फैसला किया था और चंद्र नववर्ष का 5वां दिन भी है, इसलिए बाहर जाना बहुत जल्दी नहीं है। बूढ़े बाई और जियांगलान ने बाई ये की ओर देखा। हालांकि वे थोड़े अनिच्छुक थे, फिर भी उन्होंने उन दोनों के लिए कुछ तैयारी कर ली। बाई ये के साथ जाने से जियांग हाओ को अब लंबी दूरी की बस लेने की जरूरत नहीं थी, वे दोनों सीधे गाड़ी से जाएंगे। उन दोनों ने अपना सारा सामान छोटे बड़े बैग जिनबेई वैन में रख दिया। जियांग लेन ने उनके लिए बहुत सारा खाना भी तैयार किया, जो उसने झांग योलियांग और दूसरों को पहले दिए गए खाने से भी ज्यादा था। बाई ये हंसे बिना नहीं रह सकी। इतने सारे सामान के साथ अगर हम वहां पहुंचने के बाद इसे ठीक से स्टोर नहीं कर पाए तो क्या ये खराब नहीं हो जाएगा? ये कैसा मौसम है? ये कैसे खराब हो सकता है? रहने के लिए एक घर ढूंढो और इन्हें खिड़की के बाहर लटका दो। बाई ये के पास उन सभी वस्तुओं को लेने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने रेस्तरां से पहले लाई गई चीजों को भी पैक कर लिया। चंद्र नव वर्ष के 6ठे दिन की सुबह बाई ये और जियांग हाओ रवाना हुए। जाने से पहले बाई ये ने अपने माता पिता के लिए 10,000 युआन और छोड़ दिए, ये कहते हुए कि यह पैसा छोटे मालिक ने उसे लौटा दिया था। बेटा, हम दोनों घर पर कितना पैसा खर्च कर सकते हैं? अकेले बाहर जाने पर तो तुम्हें ही पैसों की जरूरत होती है। माँ, मेरे पास अभी भी पैसे हैं। मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे के हुनर के साथ मैं भूखा कैसे रह सकता हूँ? मैंने जियांग हाओ से मेरे लिए नौकरी ढूंढने को कहा है और मैं वहां पहुंचते ही काम शुरू कर दूंगा। हालांकि उसने यह बात केवल अपने माता पिता को आश्वस्त करने के लिए कही थी, लेकिन बाई ये स्वयं आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इस दुनिया में जब तक कोई कड़ी मेहनत करने को तैयार रहता है, भले ही भाग्य साथ न दे, वह अंततः कदम दर कदम आगे बढ़ता रहेगा। दोनों ने लगभग 12 घंटे तक बारी बारी से गाड़ी चलाई और आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ये शहर बाई ये के गृहनगर की तुलना में कहीं अधिक गर्म था। जियांग हाओ का कार्यस्थल एक फिल्म और टेलीविजन शहर में था, जहां कई हिट ड्रामा बने थे। परिणामस्वरूप बहुत से लोग यहां विशेष रूप से एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में काम करने आते थे, इस उम्मीद में कि उन्हें टीवी ड्रामा में कुछ पहचान मिलेगी और धीरे धीरे वे अभिनेता बन जाएंगे। अतिरिक्त सुविधाओं की संख्या बढ़ने से आसपास का इलाका भी समृद्ध हो गया। वहां किराए के मकान, फिल्म और टेलीविजन नाटकों के लिए आवश्यक विभिन्न वेशभूषा और प्रॉप्स बेचने वाली दुकानें और छोटे रेस्तरां आदि खुल गए। जियांग हाओ ने शुरू में एक छोटे से सराय में अन्य सुविधाओं के साथ एक कमरा किराए पर लिया था। वह छोटा सराय अन्य जगहों के सामान्य कमरों जैसा नहीं था, बल्कि एक कमरे में 3 या 4 बंक बेड होते थे, जिनमें एक समय में 6 से 8 लोग रह सकते थे, बिल्कुल छात्रावास की तरह। उसका घर बहुत सस्ता था,
किराया 20 युआन प्रतिदिन और 600 युआन प्रति माह था, जिसमें बिजली और गर्म पानी की सुविधा थी। ये सस्ता तो नहीं था, लेकिन वे बिल का भुगतान साप्ताहिक या यहाँ तक कि दैनिक रूप से भी कर सकते थे, जो उन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त था जिनके पास बाहर घूमने फिरने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। जियांग हाओ ने जाते समय अपने कमरे से चेकआउट कर लिया था, क्योंकि अगर वह नहीं भी रुकता, तो भी उससे शुल्क लिया जाता, और यह एक बड़ा खर्चा था। हालांकि उसका सामान मालिक के पास रखा हुआ था, ताकि वह लौटने पर उसे ले जा सके। बाई ये जियांग हाओ के पीछे पीछे उसके रहने की जगह तक गया, चारों ओर देखा और फिर सीधे अपने भाई को बाहर खींच लाया। कमरा गंदा, अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित था। साफ सफाई पसंद करने वाली बाई ये इतने सारे गंदे लोगों के साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बाद में उन्हें पास ही में एक छोटा कमरा मिला, एक बड़े आंगन में बना एक छोटा सा बंगला, जो 2 लोगों के लिए ठीक था। मुख्य कारण ये था कि स्थान थोड़ा दूरस्थ था, लेकिन इसका फायदा ये था कि यह सस्ता था, और वहां उसकी पुरानी जिनबेई वैन को पार्क करने की जगह थी, जो कि मुफ्त भी थी। बस यही है, बाई ये ने सीधे सीधे फैसला किया। जियांग हाओ के मन में कोई सवाल नहीं था, उसने पता लिख लिया, सीधे अपने समूह के नेता से संपर्क किया और जल्दी से काम पर चला गया। इसी बीच बाई ये ने कार से सामान निकालकर अंदर रखा और उनके बिस्तरों को ठीक किया। बाई ये को घर की यह बात भी पसंद आई, हालांकि यह एक कमरा था, लेकिन छोटा नहीं था और इसमें 2 पलंग थे। कहा जाता था कि इससे पहले यहाँ 2 भाई रह चुके थे। दोनों बिस्तर ठीक करने के बाद बाई ये ने गैस स्टोव और गैस बर्नर को कमरे में रख दिया। हालांकि यह एक बंगला था, लेकिन इसमें हीटिंग की व्यवस्था थी। ये बहुत गर्म तो नहीं था, लेकिन ठंड से बचने के लिए काफी था। उसकी मां द्वारा लाया गया खाना अभी भी कार में ही था, बाई ये उसे अंदर नहीं लाया। उसे अभी भूख नहीं लगी थी। अब जबकि वह जियांग हाओ के साथ यहाँ आ चुका था, उसे आगे क्या करना है इसकी ठीक से योजना बनाने की जरूरत थी। पहले मुख्य मिशन में केवल इतना कहा गया था कि उसे यहाँ एक व्यवसाय शुरू करने की आवश्यकता है, लेकिन उसने अभी तक ये तय नहीं किया था कि उसे वास्तव में क्या करना है। हालांकि एक बात नहीं बदलेगी, वो एक शेफ था, और वह केवल शेफ से संबंधित काम ही कर सकता था। वह एक साधारण कलाकार नहीं बन सकता था। यहाँ अभी भी कई छोटे छोटे रेस्तरां थे। शायद खाना खाने के बाद वह बाहर जाकर देख सकता था कि कहीं कोई नौकरी मिल रही है या नहीं। कहते ही बाई ये उठ बैठा और अपने लिए नूडल्स का एक पैकेट पकाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वह उठा, उसके दिमाग में एक तेज आवाज गूंज उठी। डिंग। मुख्य मिशन 11 अपनी खाना पकाने की कला का उपयोग करके एक छोटी दुकान खोलें। मिशन पूरा करने पर आपको भारी नकद पुरस्कार और एक दुर्लभ वस्तु मिलेगी। मिशन में असफल होने पर आपकी वर्तमान धनराशि में यादृच्छिक रूप से कमी आएगी। कठिनाई स्तर, एक छोटी सी दुकान खोलें। बाई ये की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिस्टम से संवाद किया। यह उसे जरूरत से ज्यादा श्रेय देना था, उसके पास कुल मिलाकर 10,000 युआन से थोड़ा ही अधिक था, और उसने अभी अभी किराया भी चुकाया था, जिससे अब उसके पास ठीक 10,000 युआन बचे थे। लेकिन एक छोटी सी दुकान खोलना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके लिए पैसे की जरूरत थी। उन्हें एक उपयुक्त दुकान किराए पर लेनी थी और कर्मचारियों को भी नियुक्त करना था। वे सिर्फ एक शेफ थे, वे काउंटर पर खड़े होकर पैसे नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्हें वेटर, कैशियर और रेस्तरां के नवीनीकरण, फर्नीचर आदि की भी आवश्यकता थी। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। हालांकि सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सिस्टम के कार्यों में कभी विकल्प नहीं दिए गए, लेकिन सौभाग्य से कोई समय सीमा नहीं थी। बाई ये ने खाना भी न खाने का फैसला किया और जल्दी से सड़क पर एक उपयुक्त दुकान की तलाश में निकल पड़ी। उस दिन जियांग हाओ काफी जल्दी, शाम करीब 6 बजे वापस आ गया था। उन्हें वेतन के रूप में 120 युआन भी प्राप्त हुए। तुम्हारी नौकरी भी बुरी नहीं है, उसमें तो सारा काम नकदी प्रवाह का ही है, बाई ये ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जियांग हाओ ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा, इससे मुझे किस तरह का मुनाफा हो रहा है? असली मुनाफा तो रेस्टोरेंट मालिकों से ही होता है। जैसे ही उसने रेस्टोरेंट खोलने की बात कही, बाई ये का मूड तुरंत खराब हो गया। तुम्हारे साथ क्या गलत है? बाई ये अपनी असली स्थिति का खुलासा नहीं कर सका। हर कोई इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकता था, और उसे डर था कि खबर लीक हो जाएगी और उसे चीर फाड़ और शोध के लिए ले जाया जाएगा।
बाई ये ने बस इतना कहा कि उसे अभी तक कोई उपयुक्त नौकरी नहीं मिली है। जियांग हाओ कुछ पल चुप रहा, फिर उसने बाई ये को ऊपर खींच लिया। चलो, आज मेरी तरफ से दावत है। क्या तुम्हारा भाई तुम्हें खाना खिलाने बाहर ले जा रहा है? जियांग हाओ ने आगे कहा। तुम्हारा भाई कौन है? मैं तुम्हारा भाई हूँ। अरे अरे, पैसे बर्बाद मत करो। हमने तय किया था कि जब तुम्हारा भाई कामयाब हो जाएगा तो वो तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले जाएगा, याद है? जियांग हाओ ने नीचे देखते हुए कहा। बाई ये अवाक रह गई। उनकी उम्र लगभग एक जैसी थी, उम्र में केवल कुछ महीनों का अंतर था, और वे हाई स्कूल में सहपाठी और रूममेट थे। वे न केवल एक दूसरे के बड़े भाई बनना चाहते थे, बल्कि एक दूसरे के पिता भी बनना चाहते थे। हाई स्कूल में दोनों ही बहुत गरीब थे। एक गरीब परिवार से आता था और हर हफ्ते घर से अंडे का पेस्ट और तरह तरह के अचार लाया करता था। दूसरे के परिवार में पैसा तो था, लेकिन वो पैसा उसका अपना नहीं था। हाई स्कूल में दाखिला पाने के लिए भी उसे बहुत मिन्नतें करनी पड़ी। उसकी साप्ताहिक जेब खर्च बस कुछ छोटे नोट होते थे, जो सिर्फ उबले हुए बंस, अचार और किण्वित टोफू के लिए ही काफी थे। वे दोनों अक्सर साथ बैठते थे, अचार का एक हिस्सा, किण्वित टोफू का एक टुकड़ा और उबले हुए पानी का एक एक कटोरा साझा करते थे। साथ में बाहर खाना खाने का ख्याल तो बस उनकी कल्पनाओं में ही था। एक कहती, जब तुम्हारा भाई अमीर हो जाएगा तो मैं तुम्हें कामयाबी की ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी। दूसरी हंसते हुए कहती, नहीं, जब तुम्हारा भाई अमीर हो जाएगा तो मैं तुम्हें दावत दूंगी। अब भी उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन बाहर खाना खाना उनके बस की बात थी। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। दोनों अपने किराए के आंगन से निकले और सबसे व्यस्त सड़क की ओर चल पड़े। पहले चंद्र महीने का छठा दिन ही था और मौसम अभी भी बहुत ठंडा था। वे खुद को अच्छी तरह से लपेटे हुए एक के बाद एक रेस्तरां के पास से गुजर रहे थे। चलिए यहीं चलते हैं। एक बार रात की शूटिंग के बाद मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं यहाँ से गुजर रहा था। अंदर से आ रही खुशबू ने तो मानो मेरे मुंह में पानी ला दिया। ठीक है, बाई ये ने कहा और सबसे पहले अंदर चली गई। ये रेस्टोरेंट अन्य रेस्टोरेंट की तुलना में छोटा नहीं था। इसमें 2 कमरे थे, अंदर 3 टेबल और बाहर 5 टेबल थीं। उन्होंने अंदर के कमरे में दरवाजे के पास एक मेज चुनी। इससे सेवा में कोई बाधा नहीं आती थी और इसमें एक छोटी खिड़की भी थी। नए साल का छठा दिन होने के कारण बहुत कम लोग काम पर लौटे थे। मुख्य रूप से यह इलाका अतिरिक्त कलाकारों से भरा हुआ था और नए साल के दौरान फिल्म निर्माण की बहुत कम परियोजनाएं होती हैं। नए साल का जश्न मनाने और आराम करने के लिए कई हस्तियां भी अपने घर गईं। आमतौर पर 15 तारीख के बाद ही चहल पहल शुरू होती थी, और तब भी ज्यादातर रेस्तरां बंद ही रहते थे। उन्होंने 3 व्यंजन ऑर्डर किए, धीमी आंच पर पकी मछली, मिर्च के साथ भुना हुआ टोफू और मसालेदार कटा हुआ सुअर का मांस। ये सभी व्यंजन चावल के साथ अच्छे लगते हैं। हालांकि खाना परोसे जाने के बाद जियांग हाओ ने एक निवाला लिया और उसके चेहरे पर तुरंत कुछ गड़बड़ के संकेत दिखाई दिए। क्या हुआ? बाई ये ने पूछा। वो अपनी चॉपस्टिक को गर्म पानी से धो रहा था। यह आंशिक रूप से सफाई के लिए था और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि कटोरियों में अभी भी बर्फ के टुकड़े थे और उसे नहीं पता था कि उन्हें कहाँ रखा गया था। इसका स्वाद अच्छा नहीं है। जियांग हाओ के चेहरे पर निराशा के भाव थे। पता नहीं उस समय मुझे बहुत भूख लगी थी या क्या, लेकिन मुझे लगता है कि यह आपके बनाए खाने से कहीं कम स्वादिष्ट है। बाई ये ने ये सभी व्यंजन बनाए थे, खासकर धीमी आंच पर पकाई गई मछली। उसने इसे नव वर्ष के 5वें दिन पिछली रात को फिर से बनाया था। बाई ये ने मिर्च के साथ टोफू की भुर्जी भी कई बार बनाई थी। उसने सिर्फ मसालेदार कटा हुआ सुअर का मांस नहीं बनाया था। मसालेदार कटा हुआ सुअर का मांस, सूखी लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च के साथ, तेज आंच पर सुअर के मांस के कटे हुए टुकड़े के साथ भूनने पर सुगंधित, मसालेदार और चावल के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। हालांकि इसे बाई ये ने नहीं बनाया था, लेकिन उसने कल रात सुअर का मांस भूनकर बनाया था और उसका स्वाद और भी बेहतर था। जियांग हाओ ने कुछ और निवाले लिए। मैं पहले बहुत ज्यादा सोच रहा था। मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाना चाहता था, लेकिन लगता है। बाई ये जोर से हंस पड़ी और जियांग हाओ को आंख मारते हुए बोली, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरा खाना अच्छा है ना? ये वाकई बहुत अच्छा है। अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो आप निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाएंगे, जियांग हाओ ने ईमानदारी से कहा। काश, लेकिन रेस्टोरेंट खोलने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। मैं इसे कैसे वहन कर पाऊंगी?
बाई ये ने आत्म निंदा करते हुए कहा। दरअसल आपको जरूरी नहीं कि रेस्तरां ही खोलना पड़े, जियांग हाओ ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। क्या बेंटो बॉक्स, क्या आप उन बेंटो बॉक्स को जानते हैं? जियांग हाओ ने धीमी आवाज में कहा। दरअसल हम जैसे आम लोग आमतौर पर इस तरह के रेस्तरां में खाना नहीं खाते। ये तो सिर्फ थोड़े बहुत मशहूर लोगों के लिए होते हैं। अतिरिक्त सामान भी कई प्रकार के होते थे। कुछ लोग काफी अच्छा कर रहे थे, हालांकि वे प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन वे कई नाटकों में अभिनय कर सकते थे और प्रति माह हजारों डॉलर कमाना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। जब उन्हें किसी नाटक के बाद प्रस्तुति देनी होती थी, तो वे क्रू के साथ खाना खाते थे। जब कोई नाटक नहीं होता था, तो वे बाहर खाना खाते थे। और जियांग हाओ बाद वाली श्रेणी में आता था, एक साधारण सा कलाकार जो 20 युआन प्रतिदिन के वेतन पर एक बिस्तर पर गुजारा करता था और 50 या 60 युआन प्रतिदिन और एक बेंटो बॉक्स के बदले मृत शरीर की भूमिका निभाने जैसे कामों के लिए संघर्ष करता था। 1000 युआन प्रति माह बचाना मितव्ययिता माना जाता था, तो वह बाहर खाना खाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? ये लोग या तो क्रू के साथ खाना खाते थे या इंस्टेंट नूडल्स खाते थे। कुछ लोग पहले बेंटो बॉक्स बेचते थे, लेकिन वे सचमुच बेस्वाद होते थे और उनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री बेहद घटिया होती थी। अगर वे वाकई अच्छे होते, तो उन्हें क्रू द्वारा बहुत पहले ही चुन लिया गया होता। जियांग हाओ की बातें सुनकर बाई ये की आंखें चमक उठीं। क्या आप मोबाइल स्ट्रीट स्टॉल से बेंटो बॉक्स बेच रहे हैं? वह ऐसा कर सकता है। ऐसा करने के लिए उनके खाना पकाने के कौशल में कोई समस्या नहीं थी, और जिस जिनबेई वैन को वो वर्तमान में चला रहे थे, उसका उपयोग मूल रूप से एक रेस्तरां में बेंटो बॉक्स बेचने के लिए किया जाता था। थोड़ी बहुत साफ सफाई के बाद इसे तुरंत इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये सोचकर बाई ये तुरंत मुस्कुराया, खड़ा हुआ और जियांग हाओ के कंधे पर जोर से थपथपाया। भाई, ये तो तुम ही हो सकते थे। इससे उनकी मिशन संबंधी समस्या हल हो गई। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या मोबाइल बेंटो बॉक्स स्टॉल खोलना एक छोटी दुकान खोलने के रूप में गिना जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सिस्टम इसका मूल्यांकन कैसे करता है। भले ही अभी नहीं, लेकिन वो अनुभव और ग्राहक जुटा सकता है, और जब वह पर्याप्त पैसे बचा लेगा, तो वह एक छोटी सी दुकान खोल सकता है। तब तो मिशन पूरा हो जाएगा। दिल की समस्या हल हो जाने के बाद बाई ये का मूड तुरंत काफी बेहतर हो गया। साधारण स्वाद, उन्हें तो खाना काफी अच्छा लगा। मसालेदार कटे हुए सुअर के मांस का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में भरकर और चावल का एक बड़ा निवाला निगलते हुए बाई ये ने पीछे की ओर चिल्लाकर कहा, बॉस एक और खट्टी मीठी सूप डालिए। बॉस तुरंत सहमत हो गया। जियांग हाओ ने अचानक से जोश से भरे बाई ये को मूर्खतापूर्ण ढंग से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाई ये ने क्या पता लगा लिया है, लेकिन जब तक उसका भाई खुश था, उसने भी बेतरतीब ढंग से खाना शुरू कर दिया। 2 हटे कट्टे युवक, 3 व्यंजन, 1 कटोरी सूप और 6 कटोरी चावल। वे आज पूरे दिन यात्रा कर रहे थे, और जब वे निकले थे तब नाश्ते के अलावा यह उनका पहला उचित भोजन था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ खाया। जब वे चले गए, तो प्लेटें बिल्कुल साफ थीं। जब मालिक बर्तन साफ करने आया, तो इतनी साफ मेज देखकर वह मुस्कुराया और एक गाना गुनगुनाया, यहाँ तक कि उसने जियांग हाओ को बचे हुए पैसे भी माफ कर दिए। आखिरकार किसी ने तो उसके खाना पकाने की सराहना की। बाई ये के लौटने के बाद वह अपने विचारों में मग्न हो गया। थोड़ी देर बाद वह उठा, एक कागज का टुकड़ा लिया और बेंटो स्टॉल खोलने के लिए आवश्यक सभी चीजों की सूची बनाने लगा। मौजूदा बर्तन, कटोरी और चम्मच पर्याप्त नहीं थे, और उन्हें और अधिक की आवश्यकता थी। इसके अलावा उन्हें एक रसोई घर की भी आवश्यकता थी। उनका छोटा कमरा खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अगर वह लगातार कई व्यंजन पकाते, तो कमरा असहनीय हो जाता। उन्हें और भी खाने के डिब्बे और इसी तरह की चीजें खरीदने की जरूरत थी, लेकिन वह कुछ दिनों के लिए इंतजार कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण चीज सामग्री थी। उसे सबसे ताजी और सबसे सस्ती सामग्री, साथ ही चावल, आटा, तेल और विभिन्न मसालों की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ा। बाई ये को इतनी लंबी सूची गिनाते देख जियांग हाओ समझ गया कि उसके मन में पहले से ही अपने विचार होंगे, इसलिए उसने उसे और परेशान नहीं किया और नहाने धोने के लिए मुड़कर सोने चला गया। बाई ये भी देर रात तक काम करती थी। अगली सुबह वह जल्दी उठा, पकौड़ी बनाई और जियांग हाओ के काम पर जाने से पहले उसके साथ खाए। दूसरी ओर बाई ये ने आंगन के मकान मालिक को ढूंढा और उससे रसोई के बारे में चर्चा की।
उनके मकान मालिक एक बुजुर्ग दंपत्ति थे, जिनकी उम्र 50 के आसपास, लगभग 60 के करीब थी। जियांग उपनाम वाले दंपत्ति बहुत दुबले पतले थे और सब उन्हें दादा जियांग कहकर बुलाते थे। वहीं दंपत्ति अधेड़ उम्र के लोगों की तरह थोड़ी मोटी थीं और दादी जियांग के नाम से जानी जाती थीं। हालांकि दंपत्ति काफी मिलनसार प्रतीत होते थे। ये सुनकर कि बाई ये एक रसोई घर किराए पर लेना चाहता है, दादी जियांग मुस्कुराई और बाई ये को ध्यान से देखते हुए बोली, शाओ बाई, क्या तुम रसोइया हो? हाँ, मैं पहले एक रेस्टोरेंट में काम करता था। इस साल मैं कुछ अपना खुद का करने की चाहत से वापस आया, इसलिए मैं अपने भाई के साथ आया हूँ, इस उम्मीद में कि एक बेंटो स्टॉल खोलूंगा। खैर, ये तो संयोग है। मेरे साथ आओ। दादी जियांग ने बाई ये को खींचा और आंगन से होते हुए आगे बढ़ गईं। उनका आंगन बहुत बड़ा था, जो पहले एक छोटी फैक्ट्री जैसा दिखता था। अब जब फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, तो 2 मंजिला कर्मचारी छात्रावास के अलावा एक छोटा सार्वजनिक स्नानागार भी था जहां हर शाम स्नान किया जा सकता था, हालांकि इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लगता था। इसके अलावा एक रसोई घर भी था। ये पहले उनके छोटे कारखाने की छोटी सी कैंटीन हुआ करती थी। यहाँ रहने वाले किराएदार या तो अतिरिक्त कलाकार थे या आसपास के संबंधित उद्योगों से जुड़े लोग थे। उनमें से अधिकांश बाहर खाना खाते थे और अगर वे वापस भी आते थे, तो वे नूडल्स या पकौड़ी पकाने के लिए बस एक इलेक्ट्रिक बर्तन में ईंधन भर देते थे। दादा जियांग और उनकी पत्नी दूसरी मंजिल पर रहते थे, जहां एक छोटी रसोई थी, इसलिए नीचे की रसोई हमेशा खाली रहती थी। बाई ये बेहद खुश थी। जब से छोटे मालिक ने उसकी आधे साल की तनख्वाह ले ली थी, तब से उसे लग रहा था कि हालात बेहतर हो गए हैं। उन्होंने जो भी किया, वह बेहद सहजता से हुआ। जब वापसी के रास्ते में उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने एक ऐसी प्रणाली अपनाई, जिससे उसे घर वापसी की यात्रा के दौरान कई हजार युआन कमाने का मौका मिला। फिर, घर लौटने के बाद, कुछ पैसे कमाने की चाह में, उन्होंने धीमी आंच पर पकाए जाने वाले मांस की एक रेसिपी तैयार की और संयोगवश दसियों हजार युआन कमा लिए। दरअसल, कल उन्हें ये जगह संयोगवश ही मिली थी। हालांकि यह थोड़ा दूरदराज का इलाका था, लेकिन 1000 युआन प्रति माह की कीमत वाला कमरा 20 युआन प्रति रात वाले छोटे गेस्ट हाउस से कहीं बेहतर था। इसके अलावा, उसके और जियांग हाउ के मिलकर किराया चुकाने से छोटा गेस्ट हाउस वास्तव में सस्ता पड़ रहा था। बस अफसोस की बात ये थी कि जियांग हाउ को हर दिन बस पकड़ने के लिए 10 मिनट पैदल चलना पड़ता था। इस कमरे की बात करें तो, यह इस बड़े आंगन का आखिरी कमरा था। एक युवक, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, महीने की 30 तारीख को यहाँ से चला गया। दादी जियांग नव वर्ष के 5वें दिन के बाद, किराए के लिए का बोर्ड लगाने की योजना बना रही थी, और संयोगवश वे दोनों वहां से गुजर रहे थे। अब, अपने भाई के साथ काम करने के लिए बाहर आने पर, बेंटो बनाने की इच्छा होने पर, उनके किराए के घर में एक तैयार रसोई घर भी था। बाई ये का चेहरा सुखद आश्चर्य से भरा हुआ था। हालांकि रसोई का लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था और वह थोड़ी गंदी दिख रही थी, लेकिन अच्छी तरह से सफाई करने से यह समस्या हल हो जाएगी। इस रसोई घर का आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यह आपके कमरे से काफी बड़ा है। इसमें हीटिंग और गर्म पानी की सुविधा भी है। 1000 युआन प्रति माह कैसा रहेगा? बाई ये ने दादी जियांग का हाथ पकड़ा और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा, जी हाँ, मैं इसे किराए पर ले लूंगी। 1000 युआन कोई महंगी कीमत नहीं थी, और रसोई घर भी छोटा नहीं था, साथ ही उसमें गैस स्टोव और खाना बनाने के लिए काउंटर जैसे कुछ उपकरण भी थे। अंदर एक छोटा कमरा भी था जिसे अलग से भंडारगृह के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। हीटिंग वास्तव में यहाँ से गुजरती थी, लेकिन केवल एक छोटे से हिस्से से, जो पानी की पाइपों और गैस टैंकों को जमने से बचाने के लिए पर्याप्त था। फिर भी, 1000 युआन कोई महंगी रकम नहीं थी। दादी जियांग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, बाई ये ने बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया। उस दोपहर जियांग हाउ के पास कोई काम नहीं था। जब वह दोपहर में लौटा और उसे पता चला कि बाई ये ने रसोई घर किराए पर लिया है, तो वह उसके साथ सफाई करने में जुट गया। वे दोनों एक बाजार में भी गए, जिसके बारे में दादी जियांग ने उन्हें बताया था, एक ऐसी जगह जहां स्थानीय लोग किराने का सामान खरीदते थे, जहां सामग्री सस्ती और ताजी होती थी। बाई ये वहां गाड़ी चला कर गया, चारों ओर घूमा और पाया कि यह जगह वाकई अच्छी है, हालांकि कीमतें थोड़ी ज्यादा थीं। उसने अभी सामग्री नहीं खरीदी, पहले कुछ बाल्टियां, डिटर्जेंट, सोडा ऐश और रसोई के बर्तन व अन्य जरूरी सामान खरीदे। इस यात्रा पर बाई ये को 1000 युआन से अधिक का खर्च आया।
दोपहर भर सफाई करने के बाद दोनों इतने थक गए थे कि उनकी कमर टूट जाने का डर था, लेकिन परिणाम महत्वपूर्ण थे। पहले चिकने चुपड़े फर्श और दीवारों से अब सीमेंट के फर्श और सफेद टाइलों का असली रंग सामने आ गया। तैयारी काउंटर और स्टोव का स्टेनलेस स्टील रंग भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, और यहाँ तक कि खिड़कियां भी साफ हो गईं। बाय ये और जियांग हाउ ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। अंततः पूरा, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या आप आज रात मेरे लिए कुछ व्यंजन बना देंगी? कोई बात नहीं। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? नहीं, नहीं, बस वापस जाओ और इंतजार करो। आधे घंटे बाद जियांग हाउ ने अविश्वास से पकौड़ी के 2 बड़े कटोरे देखे, फिर बाय ये की ओर देखा और कहा, ये व्यंजन तुमने बनाए हैं? हे, बाय ये ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, हमने आज किराने का सामान नहीं खरीदा, क्या तुम भूल गए? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैं कल किराने का सामान खरीदने जाऊंगा। कोई बात नहीं, कल सुबह मैं पहले आपको छोड़ दूंगा, फिर किराने का सामान खरीदने जाऊंगा। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया और फिर नहाने के लिए स्नानघर चले गए। जियांग हाउ तुरंत गहरी नींद में सो गया, लेकिन बाय ये को कुछ देर तक नींद नहीं आई। अगले दिन बाय ये सचमुच जल्दी उठी, जियांग हाउ को अपने साथ घसीटकर ले गई और उसे फिल्म और टेलीविजन सिटी के प्रवेश द्वार पर छोड़कर गाड़ी चलाकर चली गई। जब जियांग हाउ आखिरकार जागा, तब तक 10 मिनट बीत चुके थे। बाय ये, जियांग हाउ दहाड़ा, अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं, काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जियांग हाउ को एक नाश्ते की दुकान मिली, उसने उबले हुए बन की एक टोकरी और दलिया का एक कटोरा मंगवाया और बेशर्मी से 1 घंटे तक वहीं बैठा रहा, लेकिन यह एक अलग कहानी है। बाय ये कल जिस बाजार के बारे में पूछताछ की थी, उसमें पहले ही पहुंच चुका था, एक सुबह का थोक बाजार। ये थोक बाजार सुबह करीब 6 बजे खुलता था और दोपहर 3 बजे बंद होता था। चीजें सस्ती थीं, लेकिन सड़क थोड़ी दूर थी, ये बात उसे कल खरीदारी करते समय पता चली थी। यहाँ की सब्जियां वाकई बहुत ताज़ी थीं और बाजार की तुलना में काफी सस्ती भी थीं। हालांकि खानपान के लिए सामान खरीदना सस्ता नहीं माना जा सकता था। सब्जियां खरीदने के बाद बाय ये एक मरम्मत की दुकान पर गया ताकि पहले से लगाई गई दोनों पिछली सीटों को फिर से हटवाया जा सके। उसने मूल स्थिर तापमान विद्युत प्रणाली की भी जांच की और उसे एक नई बैटरी से बदल दिया। इस पूरी प्रक्रिया में 1000 युआन का अतिरिक्त खर्च आया, लेकिन ये सब आवश्यक था। सब कुछ हो जाने के बाद वह सब्जियों को इन इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील के खाद्य कंटेनरों में रख सकता था, जो उत्कृष्ट इंसुलेशन प्रदान करेंगे। बड़े आंगन में वापस जाते समय बाय ये ने परमिट लेने के लिए थोड़ा रास्ता बदल लिया। उनके पास शेफ का प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और रसोई के लिए जगह थी, और उन्होंने सफलतापूर्वक लाइसेंस प्राप्त कर लिया। जब तक सारा काम खत्म हुआ और वह परिसर में लौटा, तब तक लगभग 11 बज चुके थे। बाय ये सभी खरीदी हुई सामग्री को नीचे ले गई और तुरंत व्यंजन पकाने और तलने का काम शुरू कर दिया। भले ही वह अकेला था, लेकिन उसके पास एक बटन से सफाई और एक बटन से सब्जी काटने की सुविधा थी, जिससे उसके पास तैयारी और खाना पकाने के लिए ही समय बचता था। पहला दिन तो सिर्फ एक ट्रायल रन था, इसलिए उन्हें ज्यादा मात्रा में खाना बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खाना पकाने के प्रति उनका रवैया फिर भी बहुत गंभीर था। कुल मिलाकर 8 व्यंजन थे, 2 बड़े मांसाहारी व्यंजन, 2 तले हुए मांसाहारी व्यंजन और 4 विशुद्ध शाकाहारी व्यंजन। मांसाहारी व्यंजनों में मीटबॉल और ब्रेस्ट चिकन शामिल थे। फिर मछली के स्वाद वाला कटा हुआ सुअर का मांस और हरी मिर्च के साथ सुअर के मांस के टुकड़े थे। जहां तक शाकाहारी व्यंजनों की बात है, वे और भी सरल थे। ब्रेस्ट मीट के साथ तले हुए बैंगन, टमाटर के साथ तले हुए अंडे, बोक चॉय के साथ शिटाके मशरूम और नुकीली मिर्च के साथ सूखा टोफू। हालांकि इन्हें सुबह के बाजार से थोक में खरीदा गया था, फिर भी इनकी कीमतें बाय ये द्वारा अपने पिछले रेस्तरां में सामग्रियों के लिए भुगतान की गई कीमतों की तुलना में थोड़ी अधिक थीं। इसका एक कारण ये था कि अभी नव वर्ष का समय चल रहा था और सभी प्रकार की सामग्रियां स्वाभाविक रूप से अधिक महंगी थीं। दूसरा कारण ये था कि वह कम मात्रा में सामान खरीदता था और उसका कोई निश्चित आपूर्तिकर्ता नहीं था। पहले वह रेस्टोरेंट में छोटी छोटी फ्राई डिश बनाता था, जिनकी कीमतें काफी ज्यादा होती थीं। लेकिन अब वह बेंटो बॉक्स बना रहा था, और अगर वे बहुत महंगे होते तो बिकते नहीं। बाय ये ने काफी देर तक हिसाब लगाया, लेकिन अंत में आह भरी। उसने सभी 8 व्यंजनों को इंसुलेटेड फूड कंटेनरों में रखा, चावल को एक इंसुलेटेड बाल्टी में डाला और कार के इंसुलेशन सिस्टम को चालू कर दिया।
ये इंसुलेशन प्रणाली वास्तव में बहुत सरल थी। स्टेनलेस स्टील के खाद्य पात्रों के नीचे गर्म पानी रखा जाता था। इस गर्म पानी को बैटरी द्वारा गर्म किया जाता था ताकि बर्तनों को एक निश्चित तापमान पर रखा जा सके। भाई ये ने अपना साइनबोर्ड तैयार किया और सीधे फिल्म और टेलीविजन सिटी की ओर गाड़ी चला दी। जिस बात ने उन्हें निराश किया वह ये थी कि फिल्म और टेलीविजन सिटी में दोपहर का भोजन लगभग 11 बजे परोसा जाता था और तब तक 12 बज चुके थे, इसलिए अधिकांश लोग पहले ही पेट भर खाना खा चुके थे। भाई ये के पास गाड़ी को घुमाकर कहीं और अवसर तलाशने के अलावा कोई चारा नहीं था, अन्यथा ये बेंटो बॉक्स बर्बाद हो जाते और बचा हुआ खाना उसके और जियांग हे के लिए कई दिनों तक खाने के लिए पर्याप्त होता। गाड़ी दूसरी सड़क पर मुड़ गई और बाई ये ने कई छोटे छोटे स्टॉल देखे। उसकी आंखें चमक उठी और बाई ये तुरंत गाड़ी चलाकर वहां पहुंच गया। यहाँ ज्यादा स्टॉल नहीं थे, लेकिन ये साफ था कि वे खाने पीने का सामान बेच रहे थे। बाई ये धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ा और उसे एक स्टॉल दिखा जहां पकौड़ी बिक रही थी। एक बर्तन हाथ में था और उसके बगल में पहले से लिपटी हुई पकौड़ियां रखी थीं। एक ग्राहक ने अभी अभी पकौड़ी का ऑर्डर दिया था और वह पास ही इंतजार कर रहा था। एक अन्य स्टॉल पर पैनकेक के गोले बेचे जा रहे थे। भाई ये ने इन्हें पहले भी खाया था। ये पैनकेक हथेली के आकार के 2 पैनकेक थे जो बीच में खोखले थे। इन्हें बीच से काटकर विभिन्न सब्जियां और मांस अंदर भरकर एक स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता था। वहां कुछ और स्टॉल भी थे, लेकिन उनमें से कोई भी बेंटो बॉक्स नहीं बेच रहा था। भाई ये को राहत मिली और उसने अपनी कार पार्क करके एक बड़ा सा साइनबोर्ड लगा दिया। ये शहर बाई ये के गृहनगर से अधिक गर्म था। बाहर खड़े होने पर उसके हाथ थोड़े ठंडे हो गए, लेकिन असहनीय नहीं थे। उसके बगल में एक निर्माण स्थल होना चाहिए था। जो पहले कुछ लोग बाहर आए, वे जल्दी आ गए थे। बाद में जब और लोग बाहर आए, तो वे सभी दूसरे स्टॉलों की ओर चले गए, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। मुख्य कारण ये था कि बाकी सभी स्टॉल छोटे थे और उनमें क्या बिक रहा था यह एक नज़र में ही स्पष्ट हो जाता था। उसकी जिनबेई वैन यहाँ यूं ही खड़ी लग रही थी और कोई भी यह नहीं बता सकता था कि यह एक स्टॉल है। डिंग रैंडम मिशन 12 सभी बेंटो बॉक्स बेचें। मिशन पूरा करने पर आपको भारी नकद इनाम और एक दुर्लभ आइटम मिलेगा। मिशन में असफल होने पर आपके पास मौजूद धनराशि में से कुछ अंश कम हो जाएगा। कठिनाई स्तर। अरे सिस्टम ने उसे एक मिशन सौंप दिया। पढ़ने के खत्म होने से पहले ही उसने देखा कि संभावित ग्राहक उसके पास से गुजरने वाले हैं, इसलिए बाई ये ने जल्दी से चिल्लाना शुरू कर दिया। पैसा कमाने के लिए बाई ये को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। बेंटो बॉक्स, बेंटो बॉक्स। मांस और सब्जियां दोनों अपनी पसंद का चुनें, और अगर आपका पेट नहीं भरा है तो आप रिफिल भी ले सकते हैं। गर्मा गर्म खाना। इस चीख के साथ बाई ये को वही आत्मविश्वास वापस मिल गया जो उसे पहले भुना हुआ मांस बेचते समय होता था। हालांकि उसकी अचानक चीख से उसकी कार के सामने से गुजर रहे लोग चौंक गए। अरे तुम क्या कर रहे हो? हठे कटते आदमी ने कांपते हुए कहा। बाई ये ने तुरंत मुस्कुराते हुए माफी मांगते हुए कहा, भाई क्या आप खाना खाना चाहते हैं? मेरे पास गर्मागर्म बेंटो बॉक्स हैं। अगर आपका पेट नहीं भरा है तो आप दोबारा भरवा सकते हैं। बेंटो बॉक्स। आखिरकार उस बड़े आदमी को समझ आ गया कि बाई ये किस बारे में चिल्ला रही थी। कितना? आपके पास कौन कौन से व्यंजन हैं? बाई ये ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और फिर एक एक करके इंसुलेटेड कंटेनरों के ढक्कन खोले। 8 व्यंजन, 2 बड़े मांसाहारी व्यंजन, 2 मांसाहारी व्यंजन और 4 शाकाहारी व्यंजन। व्यापार प्रचार के पहले दिन पूरी तरह शाकाहारी भोजन 10 युआन में, 2 मांस और 2 सब्जियां 12 युआन में और केवल मांस 15 युआन में। लंच बॉक्स 1 युआन अतिरिक्त है और चावल मुफ्त है और आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं, बाई ये ने मुस्कुराते हुए बताया। उन्होंने पहले ही लागत का हिसाब लगा लिया था। ये कीमत सस्ती नहीं थी, लेकिन मुनाफा मामूली ही था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सामग्री वाकई अब महंगी हो गई थी। हालांकि अगर वो मिशन को पूरा कर लेता है और साथ ही सिस्टम की सब्सिडी भी मिल जाती है, तो मुनाफा काफी अच्छा होगा। क्या पूरी तरह शाकाहारी खाना भी 10 युआन का है? उस आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे ये थोड़ा महंगा लगा। आखिरकार वहाँ एक पैनकेक की कीमत केवल 5 युआन थी, और हालांकि वे सभी शाकाहारी थे, 2 पैनकेक खरीदने पर एक उबला हुआ अंडा मुफ्त में मिलता था। यह बाई ये नहीं चाहता था कि उसका पहला ग्राहक चला जाए,
कैसा रहेगा भाई? अगर आपको 2 मांस और 2 सब्जी चाहिए, तो मैं आपको 2 बड़े मांस के व्यंजन दे दूंगा। मेरे 2 मांस का मतलब आमतौर पर एक बड़ा मांस और एक छोटा मांस होता है। एक बड़ा मांस का व्यंजन पूरी तरह से मांस का व्यंजन होता था, जैसे सुअर के पैर, मीटबॉल या चिकन ड्रमस्टिक। एक छोटी मांस की डिश से तात्पर्य तले हुए मांस के व्यंजनों से है। उस बड़े आदमी को थोड़ा ललचाता देख भाई ये ने आग में घी डालते हुए कहा, और इन व्यंजनों में मैं जो भी सामग्री इस्तेमाल करता हूँ, सब बढ़िया है। सब्जियां तो आज सुबह ही तोड़ी गई हैं और मांस भी बेहतरीन क्वालिटी का है। अगर स्वादिष्ट नहीं बना, तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। भाई ये को उत्सुकता से उसकी ओर देखते हुए देखकर उस बड़े आदमी को नहीं कहने में शर्म महसूस हुई और उसने कहा, तो मुझे 2 मांस और 2 सब्जियां दे दो। ठीक है। भाई ये ने एक लंच बॉक्स उठाया और पहले उस बड़े आदमी को चावल परोसे, फिर एक चम्मच चिकन और 4 मीटबॉल निकाले। भाई आपको कौन से 2 शाकाहारी व्यंजन चाहिए? सिर्फ 4 मीटबॉल, उस बड़े आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। भले ही इसमें मीटबॉल की संख्या कम है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि हर निवाले में भरपूर स्वाद है, बिल्कुल लाजवाब। मुझे टमाटर और सूखे टोफू के साथ तले हुए अंडे दे दो। भाई ये ने जल्दी से व्यंजन परोसे और सौंप दिए, फिर एक और लंच बॉक्स निकाला और उसमें फटाफट चावल भर दिए। उस हटे कट्टे आदमी ने भुगतान करने से पहले अपने फोन से क्यूआर कोड स्कैन किया। वो कहीं दूर नहीं गया, बस सड़क किनारे ईंटों के ढेर पर बैठ गया और अपना बेंटो बॉक्स खाने लगा। पहला निवाला तो स्वाभाविक रूप से मीटबॉल का ही था। आखिर भाई ये ने कहा था कि अगर स्वादिष्ट नहीं होगा तो वो पैसे नहीं लेगा। मीटबॉल आकार में बड़े नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले तला गया हो और फिर पकाया गया हो। उनकी ऊपरी परत गहरे भूरे रंग की थी और देखने में काफी आकर्षक थी। क्योंकि उन्हें इंसुलेटेड फूड कंटेनर में रखा गया था, इसलिए व्यंजनों और चावल दोनों का तापमान बहुत अच्छा था। उस बड़े आदमी ने एक ही बार में आधा मीटबॉल खा लिया। जैसे ही उसने एक निवाला लिया, उसका मुंह मांस की खुशबू से भर गया। मीटबॉल नरम थे फिर भी चबाने लायक थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे कीमा किए हुए मांस से नहीं बल्कि मांस के टुकड़ों से बने हों, इसलिए उनके बीच के खाली स्थान रस से भरे हुए थे और हर टुकड़े में मांस का स्वाद आ रहा था। वो विशालकाय व्यक्ति सचमुच आश्चर्यचकित रह गया। उसने अनजाने में ही घूंट भरी और फिर उसकी आंखों में उलझन के भाव आ गए। इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा था। तभी कई और लोग बाई ये के खाने के ठेले के सामने रुक गए। बाई ये की बात सुनने के बाद उन्होंने भी वही सवाल पूछा जो उस बड़े आदमी ने पूछा था, क्या ये स्वादिष्ट है? अगर यह स्वादिष्ट नहीं है, तो मैं नहीं खाऊंगा। बाई ये के शब्द बीच में ही रुक गए जब उसने पास में किसी के अस्पष्ट रूप से चिल्लाने की आवाज सुनी। स्वादिष्ट, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये खाना मेरी पत्नी के खाने से कहीं बेहतर है। बोलने वाला वह बड़ा आदमी था जिसने पहला लंच बॉक्स बेचा था। उसका मुंह खाने से भरा हुआ था और वह बड़े चाव से खा रहा था। ओह भाई दाची, आप भी इसे खाएंगे? दोनों नवागंतुक उस विशालकाय व्यक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए। चूंकि दाची भाई ने कहा है कि यह अच्छा है, इसलिए हम भी इसे खा लेंगे। बाई ये और भी अधिक मुस्कुराते हुए बोली, आप दोनों क्या खाना चाहेंगे? यहाँ पूरी तरह शाकाहारी, पूरी तरह मांसाहारी और 2 मांस और 2 सब्जियों वाले विकल्प मौजूद हैं। दोनों ने 2 तरह के मांस और 2 तरह की सब्जियों वाला विकल्प चुना, और उनके बगल में बैठे बड़े भाई ने ये कहना नहीं भूला, ये मेरे भाई हैं, इन्हें भी वही छूट दो। भाई ये ने बस मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे। ठीक है, आज हमारा भव्य उद्घाटन है, इसलिए थोड़ा नुकसान चल जाए तो कोई बात नहीं। वे दोनों भी हंसे, अपना खाना लिया और भाई दाची के साथ खाने चले गए। खाना शुरू होते ही सबने सिर हिलाना शुरू कर दिया। इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। 12 युआन थोड़ा महंगा है, लेकिन फिर भी ठीक है। अरे छोटे भाई, क्या हमें और चावल मिल सकते हैं? भाई ये ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, चावल तो भरपूर हैं, जी भर के खाओ। बाद में और भी कई लोग आ गए, सभी इन तीनों से आकर्षित थे, और जैसे जैसे भोजन धीरे धीरे कम होता गया, बाई ये की मुस्कान और चौड़ी होती गई। हालांकि कीमत सस्ती नहीं थी, लेकिन चावल और व्यंजन सब गर्मागर्म थे। साथ ही जब उन्होंने इसे चखा तो उन्हें इसका स्वाद वाकई लाजवाब लगा और उनकी सारी शिकायतें तुरंत गायब हो गईं। क्योंकि इस लंच बॉक्स का स्वाद एक स्टिर फ्राई के समान था, और भले ही यह आसपास के छोटे रेस्तरां के स्टिर फ्राई से कमतर हो, फिर भी वे इस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे।
इसके अलावा बाई ने भरपूर मात्रा में भोजन दिया, इसलिए अगर उन्होंने आधा हिस्सा अतिरिक्त चावल भी मांगा तो भी पर्याप्त व्यंजन मौजूद था, जिससे वे ये कहने लगे कि यह वाकई बहुत अच्छा था। मिशन लगभग बिना किसी कठिनाई के पूरा हो गया। बाई ने मुस्कुराते हुए सबको अलविदा कहा, फिर कार का दरवाजा बंद किया और परिसर में लौटते समय गुनगुनाते हुए अपनी गाड़ी खड़ी कर ली। डिंग, बधाई हो मेजबान, मिशन 12 पूरा हुआ। पहला इनाम 5 अनुभव अंक। दूसरा इनाम 99 युआन। कृपया जांच करें। इस मिशन में कोई कठिनाई नहीं थी, यह मूल रूप से केवल पैसे बांटने का काम था। बाई ये वापस गया और स्थिति का जायजा लिया। दिन के सारे व्यंजन बिक गए थे, बस थोड़ा सा चावल बचा था। लेकिन जब बाई ने हिसाब लगाया तो उसका दिल बैठ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने कोई पैसा नहीं कमाया था, और अगर सिस्टम मिशन का बोनस न होता तो उसे थोड़ा नुकसान भी हो जाता। नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो उसे कुछ भी कमाई नहीं होगी। ये सच था कि हाल ही में सब्जियां थोड़ी महंगी हो गई थीं, न केवल मांस बल्कि सब्जियां भी। इसलिए 8 युआन में मिलने वाले पूरी तरह शाकाहारी लंच बॉक्स पर उसे वास्तव में हर एक की बिक्री पर 1 युआन का नुकसान हो रहा था। और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसने शुरुआत में जो कुछ हिस्से परोसे, उनमें मांस की मात्रा अधिक थी, जिससे उसे कोई मुनाफा नहीं हुआ। बाई ये पीछे की रसोई में बैठकर राजस्व बढ़ाने और खर्च कम करने के तरीकों पर विचार कर रही थी। इस समय सब्जियां काफी महंगी हैं। आलू महंगे नहीं थे और चीनी पत्तागोभी की कीमत भी स्वीकार्य थी। हालांकि बैंगन, सरसों और अन्य बेमौसम सब्जियां सस्ती नहीं होंगी। बाई को अपनी समस्या का एहसास हो गया। पहले वह एक रेस्टोरेंट के किचन में काम करता था, इसलिए वह स्टोर से सबसे ज्यादा बिकने वाले व्यंजन बिना लागत की गणना किए खरीद लेता था, क्योंकि स्टोर के विक्रय मूल्य में शुरू से ही सामग्री की उच्च लागत शामिल होती थी। ये खर्चे उनकी छोटी सी लंच बॉक्स की दुकान के लिए वहन करने योग्य नहीं थे। लेकिन अगर सारे व्यंजन सस्ते होते तो शायद यह उतना आकर्षक नहीं होता। बाई को कोई हल नहीं सूझा, इसलिए उसने सीधे सिस्टम खोल दिया। सिस्टम खोलते ही जब उसने सबसे ऊपर वाली पंक्ति में मान देखे तो उसने अपना माथा पीट लिया। वह इन अनुभव बिंदुओं को कैसे भूल सकता था। सिस्टम ने उसे पहले ही बता दिया था कि अनुभव अंकों का उपयोग मॉड्यूल को अपग्रेड करने और नए मॉड्यूल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब भी वह कोई मिशन पूरा करता था तो वह केवल पैसों पर ध्यान देता था और अनुभव अंकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता था। ये पैसे से कहीं अधिक कीमती चीज होनी चाहिए। आखिरकार वह असल में पैसा कमा सकता था, लेकिन अनुभव अंक केवल मिशन पूरा करके ही प्राप्त किए जा सकते थे, और वे हमेशा बहुत कम होते थे, कभी कभी तो एकल अंक में ही होते थे। बाई ने अनुभव अंक देखे और आश्चर्य से उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। आज के छोटे से मिशन से प्राप्त 5 अंकों सहित वास्तव में 235 अंक थे। उसे याद आया कि नए साल से पहले जब वह चेन परिवार के भोज में गया था, तब उसके अनुभव अंक केवल 90 थे, जो एक ड्रॉ के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। उसने अब इतने सारे अनुभव अंक होने की उम्मीद नहीं की थी। बिना किसी झिझक के बाई ने एक पुरस्कार जीतने का विकल्प चुना। एक ड्रॉ के लिए 100 अनुभव अंक। बाई की आंखें चौड़ी हो गईं, वह परिणाम का इंतजार कर रहा था। बड़ा टर्नटेबल तेजी से घूमने लगा और फिर धीरे धीरे धीमा हो गया। अंत में उस पर मौजूद एक लाल विकल्प की ओर इशारा किया। बाई ने उधर देखा। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने सिंथेसिस मॉड्यूल निकाल लिया है। सिंथेसिस मॉड्यूल अब सक्रिय हो गया है। दरअसल बाई के सामने एक और मॉड्यूल चयन का विकल्प प्रकट हुआ। पिछले घटक प्रसंस्करण मॉड्यूल के विपरीत संश्लेषण मॉड्यूल में 2 खाली वर्गाकार ग्रिड थे, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। बाई ने सिंथेसिस मॉड्यूल का उपयोग करने का तरीका समझने से पहले निर्देशों को फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ा। ये पता चला कि संश्लेषण मॉड्यूल समान स्तर की सामग्रियों को संयोजित कर सकता है और संयोजित सामग्रियों की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो इस तरह से यह काम करता है। बाई ने सिस्टम से बाहर निकलकर पीछे की रसोई में बेतरतीब ढंग से छानबीन की। आज जब वह टमाटर के साथ तले हुए अंडे बना रहा था, तो उसने पाया कि उसने जो सामग्री खरीदी थी, उनमें से 2 खराब थीं। बेशक बाई ने इन्हें खुद नहीं चुना होगा, बस यही कहा जा सकता है कि विक्रेता का चरित्र अच्छा नहीं था, और उसने उसके साथ चाल चली। जब वह ध्यान नहीं दे रहा था तो चुपके से खराब टमाटर उसके थैले में डाल दिए और उसे बेच दिए। 1 क्लिक क्लीनिंग के दौरान सिस्टम द्वारा इन 2 टमाटरों को हटा दिया गया था।
सिस्टम कचरे में मौजूद सामग्रियों को पहचान ही नहीं पाया। हालांकि इस समय वे एक प्रयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करें? पहले, जब वह वन क्लिक क्लीनिंग और वन क्लिक शॉपिंग का इस्तेमाल करता था, तो कम से कम उसके पास सब्जियों के प्रकार और मात्रा का चयन करने का विकल्प तो होता था। अब तो कोई प्रॉम्प्ट ही नहीं आया। जैसे ही बाई के विचार बदले, उसने पाया कि उसके हाथ के पास रखे 2 सड़े हुए टमाटर गायब हो गए थे और इसके बजाय सिस्टम के 2 ग्रिड में दिखाई दिए थे। तो ये है काम करने का तरीका। ये तो उसकी कल्पना से भी ज्यादा सुविधाजनक है। संश्लेषण करो। बाई ने चेतना से पुष्टि बटन दबाया। प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और 1 सेकंड से भी कम समय में ऊपर रखे 2 अधूरे टमाटर गायब हो गए और नीचे वाले डिब्बे में दिखाई देने लगे। अरे वाह, वे 2 अधूरे सड़े हुए टमाटर वास्तव में एक पूरा टमाटर बन गए। बाई ने काउंटर पर रखा टमाटर उठाया। वो मोटा और लाल था और देखने में बेहद ताजा लग रहा था। पहले के सड़े हुए हिस्सों का तो कहीं नामोनिशान भी नहीं था। डिंग, बधाई हो, होस्ट। सिंथेसिस मॉड्यूल का सफलतापूर्वक उपयोग हो चुका है। घटक मूल्यांकन फंक्शन अब सक्रिय हो गया है। बाई दंग रह गया। फिर उसने देखा कि उसके हाथ में मौजूद टमाटर पर छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। थोक में मिलने वाले घटिया रासायनिक उर्वरक वाले टमाटर। छोटे अक्षरों में लिखी यह पंक्ति कुछ ही सेकंड में गायब हो गई और झंझट पैदा करने के लिए देर तक नहीं रुकी। क्या ये वास्तव में घटिया था? क्या ये सिर्फ एक साधारण टमाटर नहीं है? बाई ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सब्जियां वह 2 साल से खरीद रहे थे, वे घटिया निकली। उनका निर्णय बहुत ही खराब था। बाई ने लापरवाही से 2 और अंडे उठाए और निश्चित रूप से अंडों पर लिखे क्षणिक संकेत ने भी उसे भौहें चढ़ाने पर मजबूर कर दिया। थोक में मिलने वाले घटिया अंडे। बाई ने दोनों अंडों को मिला दिया। अंडों का नाम थोक में बिकने वाले घटिया नस्ल के अंडे से बदलकर साधारण फ्री रेंज अंडे कर दिया गया। पोषण संबंधी अन्य जानकारी में भी बदलाव किया गया। बाई समझ गई और उसने तुरंत संश्लेषण के लिए 2 और टमाटर ले लिए। और सच में, टमाटरों का नाम थोक में बिकने वाले घटिया रासायनिक उर्वरक वाले टमाटर से बदलकर साधारण खेत के टमाटर कर दिया गया। वाह, कितना दिलचस्प है। बाद में पता चला कि उसकी पसंद खराब नहीं थी, बल्कि सिस्टम ने इन टमाटरों को घटिया माना था। हालांकि कृत्रिम रूप से तैयार किए गए टमाटर पहली नजर में ज्यादा अलग नहीं दिखते थे, लेकिन बारीकी से देखने पर वे काफी अलग थे। उन टमाटरों से निकलने वाली प्राकृतिक पकी हुई लालिमा ने उन्हें बचपन में अपने ही आंगन में उगाए गए टमाटरों की याद दिला दी। बाई ने तुरंत उस टमाटर को धोया और एक टुकड़ा खा लिया। बिल्कुल जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मीठा और खट्टा, भरपूर टमाटर के स्वाद के साथ। बाजार में मिलने वाले फीके टमाटरों से बिल्कुल अलग। इसके बाद बाई ने कई अंडे और टमाटरों को संश्लेषित किया और इन सामग्रियों का उपयोग करके अपने लिए टमाटर के साथ तले हुए अंडे बनाने की तैयारी की, जिसे सिस्टम ने सामान्य माना। टमाटरों को काटकर, अंडों को फेंटकर, जल्दी से टमाटर के साथ तले हुए अंडों की एक प्लेट परोस दी गई। वाह, अंडे नर्म और खुशबूदार थे और टमाटर मीठे और खट्टे थे, जो मिलकर एक स्वादिष्ट संयोजन बना रहे थे। हालांकि यह असाधारण रूप से शानदार नहीं था, लेकिन ये कहना होगा कि यह सामान्य स्वाद से कहीं बेहतर था। चूंकि ऐसा था, तो बाई ने अपने लिए चावल का एक बड़ा कटोरा लिया, उस पर टमाटर के साथ तले हुए अंडों की पूरी थाली उड़ेल दी और बड़े चाव से खाने लगा। बाई ने इस भोजन को बड़े संतोष के साथ खाया और खत्म करने के बाद भी वह इसका स्वाद ले रहा था। एक नया मॉड्यूल खोलने से बाई को आय बढ़ाने और खर्च कम करने का एक अच्छा विचार मिला। चूंकि यह संश्लेषण कर सकता था, इसलिए यह एक ऐसी खामी थी जिसका फायदा उठाया जा सकता था। जब वो उस सुबह थोक बाजार गया, तो उसने कई दुकानदारों की संपर्क जानकारी छोड़ दी थी। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए उसे एक और चक्कर लगाना पड़ा। उसे बड़ी मात्रा में चावल, आटा और खाना पकाने का तेल भी खरीदना था। पिछली बार जिस बाजार में वह गया था, वहां कीमतें बहुत अधिक थीं, इसलिए उसने इन वस्तुओं की थोड़ी मात्रा ही खरीदी थी। बाई उस थोक बाजार की ओर गाड़ी चला कर गया, जहां वह सुबह पहले गया था। हालांकि यह मुख्य रूप से सुबह का बाजार था, जिसमें सब्जियां और मांस ही बिकते थे। अनाज और तेल की दुकानें पूरे दिन खुली रहती थीं। सब्जियां तो रोजाना खरीदी जा सकती थीं, लेकिन चावल, आटा और खाना पकाने का तेल जैसी चीजें न केवल बड़ी मात्रा में इस्तेमाल की जाती थीं,
बल्कि आमतौर पर इनका स्टॉक भी किया जाता था और एक बार में सैकड़ों किलो खरीदी जाती थी। भाई ये ने सभी अनाज और तेल के थोक विक्रेताओं से कीमतों के बारे में पूछताछ की और अंत में सबसे सस्ता विक्रेता ढूंढ लिया, जिसकी कीमतें पहले मिली कीमतों से भी कम थीं। चावल 1.3 युआन प्रति किलो था और आटा तो उससे भी सस्ता 1.2 युआन में मिल रहा था। मालिक ने उसे महंगा समझकर मुंह बनाते हुए देखा और चुपके से उसे अलग ले जाकर इन चीजों की सिफारिश की। भाई ये ने तुरंत सामान देखने की मांग की। मालिक ने उसके लिए 2 बोरियां निकाली। दोनों प्रकार के अनाजों के मूल्यांकन के परिणाम तुरंत भाई ये के सामने आ गए। घटिया चावल नोट, बासी चावल जिसे बेचा नहीं जा सकता। घटिया आटा नोट, खराब बनावट वाला आटा। भाई ये मुनाफाखोर नहीं था। हालांकि वह सबसे सस्ता अनाज खरीदता था, लेकिन उसके पास संश्लेषण प्रणाली थी और अंततः वह सारा अनाज उच्च गुणवत्ता वाला बन जाता था। इस प्रणाली को इस बात की परवाह नहीं थी कि चावल और आटा बासी हैं या नहीं। जब तक उन्हें संश्लेषण मॉड्यूल में डाला जाता था, उन्हें मिलाकर उच्च श्रेणी का उत्पाद बनाया जा सकता था। इसका मतलब ये था कि बाई ये को अच्छे चावल खरीदने के लिए 2 युआन से थोड़ा अधिक खर्च करना पड़ा। बाई ये को बिना पलक झपकाए 1000 किलो चावल और 1000 किलो आटा खरीदते देख मालिक मुस्कुराया और उसे एक सिगरेट भी पेश की। छोटे भाई, क्या तुम स्कूल की कैंटीन चलाते हो? प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय? अगर तुम्हें भविष्य में इस तरह के चावल और आटे की जरूरत पड़े, तो बस भाई सोन को बता देना, मेरे पास इसका भंडार है। भाई ये मुस्कुराए। उन्होंने यह नहीं बताया कि वो कोई कैफेटेरिया नहीं चला रहे थे, लेकिन ये सोचकर कि कुछ लोग बच्चों के खाने के लिए इतना घटिया अनाज खरीदते हैं, उन्हें गुस्सा आया। दूसरों के पास उसकी तरह सुनहरा हुनर नहीं था, क्या इससे निश्चित रूप से लोगों को नुकसान नहीं होगा? ये सोचकर बाई ये ने अपने चेहरे के भावों को नर्म करने की कोशिश की। मैं भविष्य में अक्सर सामान लेने आऊंगा। भाई सोंग, कृपया मेरी आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास करें। बॉस दंग रह गया, फिर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई, ये सोचकर कि उसने सही अनुमान लगाया था। चिंता मत करो, छोटे भाई बाई, अब से मैं तुम्हारी आपूर्ति को प्राथमिकता दूंगा। बॉस और उनके सहायक ने बाई ये द्वारा मांगे गए 2000 किलो चावल और आटे को उसकी कार तक पहुंचा दिया। भाई ये ने एक पल सोचा, भाई सोंग, क्या आप कुछ और दोस्तों की सिफारिश कर सकते हैं? जैसे मांस, मुर्गी, अंडे और सब्जियों के लिए मुझे बस सस्ते सामान चाहिए। बॉस ने थोड़ी देर सोचा और फिर बाई ये को कुछ लोगों के नाम सुझाए और उनके फोन नंबर भी दे दिए। बाई ये ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनके जाने के बाद वह अकेले अपनी कार में बैठ गया और अपने काम में लग गया। अगर वह अपनी खस्ताहाल जिनबेई वैन में 2000 किलो अनाज भरकर वापस लाता, तो वह शायद आधे रास्ते में ही खराब हो जाती। इसलिए बेहतर यही होगा कि वह सारा अनाज अभी कार में ही भरकर उसका संश्लेषण कर ले। वहाँ 1000 किलो चावल और 1000 किलो आटा था, सभी 50 किलोग्राम के बड़े बड़े बोरों में पैक थे। भाई ये को यकीन नहीं था कि वो पूरे बैग का संश्लेषण कर सकता है या नहीं, लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया। जब चावल के दोनों बोरे सिस्टम में प्रवेश कर गए, तो बाई ये ने राहत की सांस ली। बेहतर यही था कि वे एक साथ ही संश्लेषित हो जाएं। एक एक करके संश्लेषित करना बहुत झंझट भरा होता। बाई ये ने उन्हें दो दो करके सीधे संश्लेषित किया और पल भर में 2000 कैटी अनाज 1000 कैटी में बदल गया, जिसमें चावल और आटे के 5-5 बोरे थे। डिंग, संश्लेषित साधारण श्रेणी का चावल नोट, इसका स्वाद इस वर्ष के नए चावल जैसा है। डिंग, संश्लेषित साधारण श्रेणी का आटा नोट, बुरा आटा नहीं है। ठीक है, साधारण ग्रेड ही काफी था। 1000 किलो अनाज उठाना आसान नहीं था। बाई ये ने पहले अनाज वापस घर पहुंचाया। जब वह लौटा, तो जमींदार दादा जियांग वहां मौजूद थे और उन्होंने बाई ये को एक हाथ गाड़ी भी उधार दी। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे, हम इसका इस्तेमाल केवल सर्दियों के लिए चीनी पत्ता गोभी और आलू स्टोर करते समय ही करते हैं। जरूरत पड़ने पर हम इसे मंगवा लेंगे। धन्यवाद, दादाजी जियांग। बाई ये ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, आज रात मैं आपको और दादी जी जियांग को भोजन कराऊंगा। अरे, कुछ नहीं, दादा जियांग ने हाथ हिलाते हुए कहा। आप दोनों को धन्यवाद देने के अलावा, यह आप दोनों को मेरे बनाए खाने का स्वाद चखाने के लिए भी है। तो फिर बात पक्की हो गई, मैं अब किराने का सामान खरीदने जाता हूँ। अरे, नन्हे बाई, दादा जियांग ने बाई ये को गाड़ी चलाते हुए जाते देखा और सिर हिलाते हुए कहा, इस समय वो कौन सी अच्छी सब्जियां खरीद सकता है? ये बच्चा, बिल्कुल उस बुढ़िया की तरह, थोड़ा लापरवाह क्यों है?
जब बाई ये थोक बाजार में लौटा तो उसका एक स्पष्ट लक्ष्य था। पिछले बॉस ब्रदर सॉन्ग द्वारा अनुशंसित लोग वास्तव में सस्ते होने चाहिए, और उनका मानना था कि स्थिति ब्रदर सॉन्ग जैसी ही होगी, जिसमें सामान में समस्याएं होंगी। बाई ये ने इधर उधर घूमकर सवाल पूछे और अंत में सीधे एक खास दुकान पर पहुंच गया। चेन उपनाम वाला यह मालिक अंडे बेचता था, और उसके जैसे रेस्तरां अंडों का काफी इस्तेमाल करते थे। इतना ही नहीं, टमाटर के साथ तले हुए अंडे एक बेहद लोकप्रिय व्यंजन था। कई अन्य व्यंजनों में भी अंडे का इस्तेमाल होता था। कभी कभी इनका उपयोग तले हुए खाद्य पदार्थों के लिए घोल बनाते समय भी किया जाता था। तो बाई का पहला पड़ाव यही था। वह सीधे गया और बताया कि उसे बॉस सॉन्ग ने सिफारिश की है। बॉस चेन ने बाई की ओर देखा और कहा, बूढ़े सॉन्ग ने मुझे बताया था। मेरी कीमतें वाकई कम हैं, लेकिन खरीद की मात्रा अधिक होनी चाहिए। एक बार में कम से कम 100 किलो, और कम से कम सप्ताह में एक बार। बाई ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। कीमत के बारे में क्या? बॉस चेन के पास यहाँ कई तरह के अंडे थे। वहाँ साधारण अंडे, खुले में पाली गई मुर्गियों के अंडे, यहाँ तक कि काली मुर्गियों के अंडे और बटेर के अंडे भी थे। हालांकि अन्य जगहों की तुलना में प्रति किलो कुछ सेंट सस्ते थे, फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। बाई के असंतुष्ट चेहरे को देखकर बॉस चेन ने धीरे से कहा, इससे भी सस्ते विकल्प मौजूद हैं, लेकिन बॉस चेन ने बाई को देखने के लिए कहा, और एक कोने में अंडों से भरे कई डिब्बे थे जो कमोबेश टूटे हुए थे। मैं बड़ी मात्रा में लेन देन करता हूँ, प्रतिदिन हजारों किलो, इसलिए टूटे हुए सिक्के ज्यादा होते हैं। अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं, तो मैं आपको छूट दे सकता हूँ, लेकिन आप चुन चुन कर नहीं ले सकते, आपको सभी लेने होंगे। हाल ही में अंडों की कीमतें बेहद बढ़ गई हैं। बाजार में सामान्य कीमत 7 युआन तक पहुंच गई है, और यहां तक कि बॉस चेन की थोक कीमत भी 6 युआन से अधिक है। हालांकि इन कुछ टूटे हुए अंडों के डिब्बों की कीमत बाई को प्रति जिन केवल 3 युआन पड़ती है। देखने में तो संश्लेषण के बाद कीमत एक जैसी लगती है, लेकिन संश्लेषित अंडों की गुणवत्ता पहले ही खुले में पाली गई मुर्गियों के अंडों के स्तर तक पहुंच चुकी होती है। वैसे भी साल के इस समय में 7 युआन या 10 युआन काफी सस्ते माने जाते हैं। इनमें से कुछ में मामूली दरारें हैं, और कुछ के अंडे की जर्दी टूटी हुई है। कम से कम आधे से अधिक अंडे इस्तेमाल करने योग्य हैं, बॉस चेन ने समझाया। उन्हें डर था कि बाई ये कीमत से असंतुष्ट हो सकती है। बाई ये असंतुष्ट कैसे हो सकता था? वह तो बहुत संतुष्ट था। चाहे वे टूटे हुए हों या आधे भरे हों, सिस्टम उन्हें सामान्य ही मानता था। वह असल में व्यवस्था का फायदा उठा रहा था। बाई ने तुरंत तीनों बक्से उठा लिए। बॉस चेन एक ईमानदार व्यक्ति भी थे। उन्होंने किनारे से एक खाली डिब्बा निकाला, उसमें से वजन हटाया और फिर तीनों डिब्बों का वजन किया। अंत में तीनों डिब्बों का कुल वजन 110 जिन निकला, यानी 330 युआन। बाई दादा जियांग की छोटी गाड़ी अपने साथ लाया था, इसलिए उसे मालिक की मदद की जरूरत नहीं पड़ी और उसने उन्हें खुद ही वापस खींच लिया। उसके पास अंडे तैयार करने का समय नहीं था, उसे अभी तेल और सब्जियां भी खरीदनी थीं। ये थोक बाजार दोपहर 3 बजे बंद हो जाता था, और अभी लगभग 2 बज चुके थे, इसलिए उसे जल्दी करनी पड़ी। सबसे पहले उसने तेल खरीदा। 3 निर्माता का तेल बाजार से सस्ता था, और बाई के पास मोलभाव करने का समय नहीं था। अगर उसे संश्लेषण भी करना होता, तो भी वह कभी गटर का तेल नहीं खरीदता। बासी चावल और आटा कम से कम कभी तो खाने लायक रहे होंगे। ज्यादातर अंडों में बस एक दरार थी। आम लोग जो इन्हें खरीदते हैं, वे शायद इन्हें पूरा खाने से पहले ही खराब होते हुए पाते, लेकिन उनके लिए, जो एक ही दिन में बड़ी मात्रा में इनका इस्तेमाल करते, दरार कोई मायने नहीं रखती थी। वो बस ऐसी सामग्रियां खरीद रहा था जिनकी बाजार में अच्छी कीमत नहीं मिलती थी और उन्हें बेहतर सामग्रियों में बदल रहा था। तथाकथित 3 नहीं, निर्माता वास्तव में वैसा ही था जैसा वह बचपन से खाता आ रहा था। गांव की तेल चक्की द्वारा ही निकाला गया तेल, बिना किसी ब्रांड प्रचार के, इसलिए कीमत स्वाभाविक रूप से कम थी, लेकिन स्वाद वास्तव में बहुत अच्छा था। लेकिन नाली का तेल असल में एक अपराध था, और वह भी बेहद घिनौना अपराध। वो उसे कभी नहीं छूता था, चाहे वह कितना भी सस्ता क्यों न हो। हर व्यक्ति की एक न्यूनतम सीमा होती है, और उसकी न्यूनतम सीमा ये थी कि खरीद फरोख्त के बिना इस अस्वस्थ प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। उन्हें अभी भी याद था कि पिछले साल लिटिल बॉस ने किसी तरह तेल का एक बैच हासिल किया और उसे सीधे उनके दरवाजे पर पहुंचाया था। बाई ये माल प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार था, और उस समय उसे लगा कि तेल में कुछ गड़बड़ी है।
उसने इसे आजमाने की जिद की और तेल गर्म होते ही उससे एक अप्रिय गंध आने लगी। तभी बाई ये को समझ आया कि तेल इतना सस्ता क्यों था। उसने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया, यहाँ तक कि जब छोटे मालिक ने उसे बुलाया तब भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा। उस समय बूढ़ा मालिक बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती था और अभी तक उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। ये जानकर उसने छोटे मालिक को खूब डांटा। तभी बाई ये को पता चला कि नाली का तेल क्या होता है। तेल के 4 बड़े बैरल वापस कार में ले जाने के बाद बाई ये तेजी से गीले बाजार में घुस गया। सब्जियों और मांस का थोक बाजार मुख्य रूप से सुबह के समय व्यस्त रहता था। आमतौर पर 8 या 9 बजे के बाद वहां केवल कुछ ही लोग बचे रहते थे। हालांकि इस समय सब्जियां भी सबसे सस्ती थीं। सबसे ताज़ा और बेहतरीन सामान तो बहुत पहले ही खरीद लिया गया था। जो कुछ बचा था वह या तो मुरझाया हुआ था या कुचला हुआ और सड़ा हुआ था। बाई ये ने गीले बाजार में वर्षों के मोल भाव के अनुभव से निपुण अपनी वाक्पटुता का इस्तेमाल करते हुए इन सभी सब्जियों को बाजार मूल्य से कम दामों पर खरीद लिया। ये बॉस वास्तव में इससे खुश थे। अगर खराब सब्जियां उसी दिन नहीं बिकती तो कल तक वे बिल्कुल बेकार हो जाती। दुकान बंद होने का समय नजदीक आ रहा था और कोई सफाई कर रहा था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन्हें आधी कीमत पर बेच दिया या कुछ सब्जियां मुफ्त में भी दे दी। बाई ये ने कुछ ऐसे दुकानदारों के साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया जिनके साथ आसानी से बातचीत हो सकती थी और यह संकेत दिया कि वह हर दिन आएगा। तरह तरह की सब्जियां खरीदने के बाद बाई ये अपनी आखिरी मंजिल सुअर के मांस की दुकान की ओर दौड़ा। वहां सुअर के मांस की लगभग 7 या 8 दुकानें थीं, लेकिन इस समय काउंटर पर रखे मांस के अधिकांश अच्छे टुकड़े बिक चुके थे। केवल खराब दिखने वाले टुकड़े ही बचे थे। बाई ये की नजर मांस के काउंटरों में से एक पर रखे सुअर के मांस पर पड़ी। ये बहुत ही चर्बीदार था, इसमें दुबले मांस का नामोनिशान भी नहीं था। बाई ये ने कीमत के बारे में पूछताछ की और यह बहुत सस्ती थी। एक मांस बाजार में जहां कीमतें 15 से 18 के बीच थीं, वहां बिना किसी दुबले मांस के ये शुद्ध वसा प्रति जिन केवल लगभग 5 युआन थी। आजकल लोग स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते हैं। सुअर की चर्बी का सेवन ही स्वीकार्य सीमा थी और यहाँ तक कि ब्रेस्ड पोर्क बेली के लिए भी वे चर्बी और बिना चर्बी वाले मांस दोनों का उपयोग करते थे, इसलिए कोई भी केवल चर्बी वाला मांस नहीं खरीदता था। इसलिए बाई ये ने तुरंत उस स्टॉल से सारा चर्बीदार सुअर का मांस खरीद लिया। कुल मिलाकर 40 जिन से अधिक का बिल बना, जो लगभग 200 युआन था, और मालिक ने उसकी इतनी बड़ी खरीदारी देखकर उसे मांस से लथपथ पंखे की 2 हड्डियां भी मुफ्त में दे दी। अपने अनुभव के साथ बाई ये ने अन्य स्टॉलों पर भी धावा बोला और बेहद कम कीमतों पर चर्बीदार सुअर का मांस और अनियमित रूप से कटा हुआ बचा हुआ मांस खरीदा। वसायुक्त मांस के अपने फायदे तो होते ही हैं, लेकिन बाई ये ने इसे मुख्य रूप से संश्लेषण के लिए खरीदा था। कार में वापस आकर बाई ये ने चर्बीदार सुअर के मांस को मिला दिया। ताज़ा चारा खाकर पाले गए सुअर का वसायुक्त मांस संश्लेषण करो। इसे बीज से तोड़ने पर दोनों तरफ के लगभग 20 जिन वसायुक्त सुअर का मांस तुरंत आपस में मिल गया। डिंग संश्लेषित अनाज खिलाए गए सुअर के पेट का मांस जिसमें वसा और दुबले मांस की वैकल्पिक परतें होती हैं। बाई ये आश्चर्यचकित रह गई और उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि केवल चर्बी वाले सुअर के मांस की गुणवत्ता में सुधार होगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह साधारण चर्बी वाला सुअर का मांस सुअर के पेट के मांस में बदल जाएगा। और मांस के विशिष्ट 5 स्तरित रंग को देखकर ये स्पष्ट रूप से बहुत ही उच्च श्रेणी का सुअर का मांस था। उसने जैकपॉट जीत लिया। 5 युआन के मांस का मूल्य तुरंत दोगुना हो गया, यहाँ तक कि अगर उसका आधा हिस्सा भी बचा होता तो भी वह 10 युआन का ही होता। यह एक बड़ा शहर था, उनका गांव नहीं, और वह पूरा सुअर नहीं खरीद रहा था, इसलिए इसे अलग अलग खरीदने पर कम से कम $15 खर्च होंगे। सुअर का मांस खरीदने के बाद भी लगभग 15 मिनट का समय बचा था। हर कदम महत्वपूर्ण समझते हुए बाई ये मुर्गी पालन वाले सेक्शन में दौड़ पड़ी। दिन भर का काम खत्म होने से पहले उसने चिकन ब्रेस्ट के 5 डिब्बे खरीदे जो कुछ ज्यादा देर तक जमे हुए थे और चला गया। ताज़ा चिकन ब्रेस्ट 9 युआन प्रति जिन था, फ्रोजन चिकन ब्रेस्ट 6 युआन 90 था, और बाई ये के 100 जिन से अधिक के चिकन ब्रेस्ट के 6 बक्से उसे 3 युआन प्रति जिन की दर से दिए गए थे क्योंकि मालिक की खरीद कीमत बहुत कम थी। संतुष्ट घर परिसर में वापस आकर बाई ये ने सभी सामग्री को रसोई के भंडारगृह में रख दिया। चूंकि यह भंडारगृह था, इसलिए इसमें हीटिंग की व्यवस्था नहीं थी।
बाई ये ने फ्रिज खरीदने के पैसे बचाए और सीधे सुअर का मांस और चिकन उसमें रख दिया। चिकन डालने से पहले उसने उसे लापरवाही से मिला भी दिया। जल्द ही घटिया फ्रोजन चिकन ब्रेस्ट नोट, अत्यधिक फ्रोजन चिकन को सीधे फ्री रेंज चिकन ब्रेस्ट नोट, बहुत स्वादिष्ट चिकन, लेकिन दुर्भाग्य से केवल ब्रेस्ट मीट में संश्लेषित किया गया। बाई ये ने धीरे से मुस्कुराया। समय देखकर पता चला कि 4 बज चुके थे। बाई ये ने अब और देर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दिया। उसे शाम की भीड़ में शामिल होना ही था। उसने पुराने चावल के स्टीमर में चावल डाले और बाई ये ने सारी सब्जियां तैयार कर लीं। इन सब्जियों में से आधी बेची गईं और आधी मुफ्त में दी गईं और उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाली सब्जियों में संश्लेषित करके सुबह खरीदी गई कीमत से भी बेहतर कीमत पर बेचकर उसने थोड़ा मुनाफा कमाया। चिली चिकन, चलो चलें। थोक में बिकने वाली घटिया रासायनिक खाद वाली हरी मिर्च से लेकर सामान्य श्रेणी की किसान की हरी मिर्च तक। बाई ये अचानक उत्सुक हो गया और सोचने लगा कि अगर वह संश्लेषण करना जारी रखता है तो क्या होगा। उन्होंने अनायासी 2 साधारण किस्म की मिर्चों को मिला दिया और वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाली किसान की हरी मिर्च प्राप्त कर ली। ये पहले ही उच्च गुणवत्ता तक पहुंच चुका था, क्या इसे फिर से मर्ज किया जा सकता है? हरी मिर्च महंगी नहीं होती और ये सब खराब सब्जियां थीं, बस घटिया हरी मिर्चें थीं। अच्छी क्वालिटी की हरी मिर्चें बनाने के लिए पहले ही 4 मिर्चें इस्तेमाल हो चुकी थीं और दोबारा बनाने के लिए 8 लगेंगी। बाई ये ने दांत पीसते हुए पैर पटका, बनाओ। बाई ये ने और मिर्चें ली और संश्लेषण जारी रखा। इस बार उन्होंने एक उच्च श्रेणी की मिर्च का संश्लेषण किया, स्वादिष्ट किसान की हरी मिर्च, स्वाद मूल्य जोड़ 1। स्वादिष्टता मूल्य क्या है? यह नीचे दी गई पोषण संबंधी जानकारी में शामिल नहीं है। ये स्वादिष्ट है या नहीं, यह आप सिर्फ देखकर नहीं बता सकते, जानने के लिए आपको इसे चखना होगा। इसके अलावा बाई के पास सभी हरी मिर्चों को स्वादिष्ट सामग्री में मिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बस एक क्लिक में सभी हरी मिर्चों को अन्य साधारण मिर्चों के साथ काट लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शेष सामग्रियों को जल्दी से मिलाकर आज रात का खाना तैयार किया जाए। जब वह दोपहर में लंच बॉक्स बेच रहा था, तो उसने कुछ बड़े भाइयों से पूछा और उन्होंने बताया कि उनके निर्माण स्थल पर दोपहर 12 बजे लंच का काम खत्म होता है और बाद में शाम 5:30 बजे डिनर का काम होता है। उसके पास अभी भी 1.5 घंटा बचा था। 100 किलो से भी अधिक अंडे, सैकड़ों की संख्या में, बाई ये उन्हें एक एक करके संश्लेषित नहीं कर सका, इसलिए उसने एक पूरे बॉक्स को संश्लेषित करने का प्रयास किया। हालांकि एक डिब्बे में अंडों की संख्या अलग अलग होती थी और उसे यकीन नहीं था कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। जब उसने सिंथेसाइज का चयन किया, तो बाई ये ने पाया कि उसके बगल में एक मात्रा चयन बटन भी था। आप एक क्लिक में एक ही मात्रा या सभी मात्राएं चुन सकते थे। यदि दोनों में से कोई भी काम नहीं करता, तो उसे उन्हें अलग अलग चुनना पड़ता। बाई ये ने एक क्लिक में सब कुछ चुना और वे तुरंत संश्लेषित हो गए। तभी बाई ये को एहसास हुआ कि उसने असल में 873 अंडे खरीदे थे, क्योंकि संश्लेषण के बाद सिस्टम ने उसे बताया कि उसे 436 साधारण अनाज के अंडे मिले हैं और डिब्बे में अभी भी एक अंडा बचा हुआ है। सभी सामग्री तैयार हो जाने पर बाई ये ने खाना बनाना शुरू कर दिया। वो फिल्म और टेलीविजन सिटी के पीछे निर्माण स्थल पर लंच बॉक्स बेचने जा रहा था, इसलिए बाई ये ने व्यंजनों को बहुत जटिल बनाने की योजना नहीं बनाई, सरल, स्वादिष्ट और पेट भरने वाला होना ही मुख्य बात थी। टमाटर के साथ तले हुए अंडे, ये लंच बॉक्स के लिए अनिवार्य था। चावल के ऊपर एक बड़ा चम्मच डालना सबसे अच्छा था। हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सुअर का मांस, ये व्यंजन स्वादिष्ट और ताज़ा था, खासकर जब इसे सुअर के पेट के मांस के साथ तला जाता था, तो ये तैलीय और सुगंधित होता था, जिससे यह विशेष रूप से स्वादिष्ट बन जाता था। मसालेदार चिकन के टुकड़े भी स्वादिष्ट होते हैं। चिकन के टुकड़ों को भूनने के लिए चिकन की जांघ का मांस ही इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि अधिकांश छोटी दुकानें चिकन ब्रेस्ट मीट का इस्तेमाल करती थीं और उन्हें उम्मीद थी कि आज के साधारण ग्रेड के चिकन ब्रेस्ट मीट से इस व्यंजन का स्वाद और भी बेहतर हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें कटी हुई आलू की सब्जियां, तीखी मिर्च, धीमी आंच पर पकाया हुआ टोफू और हाथ से तोड़ी हुई पत्ता गोभी भी थी। अंत में 2 और मांसाहारी व्यंजन, ब्रेस्ड पोर्क बेली और लॉयंस हेड मीट बॉल। दोपहर के समय की तरह ही अब भी 8 व्यंजन ही थे। बाई ये ने सुअर के मांस के आधे हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया
उसे उबालकर उसमें चीनी डालकर तब तक भूना जब तक वह कैरेमल न हो जाए, और तेज आंच पर उबाल आने के बाद इसे कटे हुए आलू के टुकड़ों के साथ प्रेशर कुकर में डाल दिया। हालांकि धीमी आंच पर पकाने से इसका स्वाद बेहतर हो जाता, लेकिन आज समय नहीं था। इसी बीच एक दूसरे बड़े बर्तन में तेल गरम किया गया। सामग्री को तेल में से गुजारने के अलावा इसका मुख्य उद्देश्य शेर के सिर के आकार के मीटबॉल तलना था। ये शेर के सिर के आकार के मीटबॉल दोपहर के मीटबॉल से काफी बड़े थे। प्रत्येक मीटबॉल एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था। आधे हिस्से को सुअर के पेट के मांस में संश्लेषित किया गया और फिर वसायुक्त सुअर के मांस का दूसरा आधा हिस्सा उसमें मिला दिया गया। हालांकि ये मीटबॉल थोड़े ज्यादा वसायुक्त थे, लेकिन ये अधिक स्वादिष्ट और सुगंधित थे। प्रत्येक मीटबॉल एक छोटे बच्चे की मुट्ठी की तरह था। भाई ये ने हिसाब लगाया कि वसायुक्त सुअर का मांस मिलाने से लागत कम हो गई, इसलिए एक सर्विंग में 2 सर्विंग हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त कसाई की दुकान के मालिक द्वारा दी गई मांस सहित पंखे की हड्डी के 2 टुकड़ों को बाई ये ने एक बड़े बर्तन में मांस के शोरबे में पकाया, उसमें कद्दूकस की हुई मूली मिलाई और मुफ्त में दे दिया। बर्तन से एक के बाद एक व्यंजन निकलते गए और उनकी सुगंध ने आसपास के उन किराएदारों को आकर्षित किया जो काम खत्म करके घर लौट रहे थे। श्याओ बाई, क्या तुम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने जा रहे हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। श्याओ बाई, आपकी खाना बनाने की कला अद्भुत है। क्या आप इन्हें निर्माण स्थल पर बेचेंगे? आपकी खाना बनाने की कला लाजवाब है। एक सर्विंग की कीमत कितनी है? कल मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी, आपसे ही खरीद लूंगी। प्रेशर कुकर से सबसे आखिर में ब्रेस्ड पोर्क बेली को निकाला गया, क्योंकि प्रेशर कुकर से निकालने के बाद भी सॉस को गाढ़ा करने और मसाले का पैकेट निकालने के लिए इसे वापस बर्तन में डालना जरूरी था, इसलिए इसे आखिरकार बर्तन से निकाला हुआ तभी माना गया। वहां मौजूद सभी लोग 5 परतों वाले सुअर के मांस के पेट को देखकर थोड़े हैरान रह गए। ये शाओ बाई, ये सुअर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट है। गहरा लाल रंग, 5 परतें, गाढ़ी चटनी। ये खत्म हो गया है। मेरे हाथ में उबले हुए नूडल्स अचानक आकर्षक नहीं लग रहे हैं। मैंने अभी जो तला हुआ पैनकेक खरीदा है, उसकी खुशबू अब अच्छी नहीं लग रही है। मैं भी। अब और देखने की हिम्मत किसी की नहीं रही। अगर वे देखते तो आज रात उनका खाना खाने का मन नहीं होता। भाई ये ने धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस के पेट को एक खाने के बर्तन में डाला, फिर अलग से एक सर्विंग में सभी 8 व्यंजन परोसे और दादा जियांग को सौंप दिए। दादाजी जियांग, मैं आप सबको ये दावत दे रहा हूँ। ये दावत 8 व्यंजनों से भरी हुई थी। दादा जियांग को व्यंजन सौंपने के बाद भाई ये तेजी से गाड़ी चलाकर निकल गया। उसके पास लगभग समय खत्म हो रहा था। जैसे ही वह सड़क के कोने पर पहुंचा, उसने संयोगवश जियांग हाओ को वापस लौटते हुए देखा। भाई ये ने सीधे कार रोक दी, जियांग हाओ को अंदर बैठने दिया और उसे अपने साथ निर्माण स्थल पर ले गया। जब तक वे निर्माण स्थल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तब तक कई प्रवासी मजदूर भाई पहले ही बाहर आ चुके थे और रात के खाने के लिए उपयुक्त विकल्पों की तलाश कर रहे थे। दोनों ने देरी करने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से कार पार्क की, एक बड़े गत्ते के डिब्बे पर लिखा हुआ साइन बोर्ड ढूंढा और अपने सामान के बारे में जोर जोर से चिल्लाने लगे। जब तक वे निर्माण स्थल के प्रवेश द्वार तक पहुंचे, तब तक कई प्रवासी मजदूर भाई पहले ही बाहर आ चुके थे और उपयुक्त भोजन की तलाश कर रहे थे। बिना देरी किए उन्होंने तुरंत कार पार्क करने के लिए जगह ढूंढ ली। जियांग हाओ कार का दरवाजा खोलने गया, जबकि बाई ये ने एक बड़े गत्ते के डिब्बे पर लिखा हुआ संकेत देखा और अपने सामान के बारे में जोर जोर से चिल्लाने लगा। हालांकि वह भी उतना ही शर्मिंदा था, लेकिन पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। इसके अलावा वो अपने खाना पकाने के तरीके को अच्छी तरह जानता था। आज उसने जो व्यंजन खरीदे, यहाँ तक कि उसने जो टोफू खुद बनाया, उसका स्वाद अच्छा ही होगा। खासकर वो धीमी आंच पर पकाया हुआ सुअर का मांस, उसे यकीन नहीं था कि कोई नहीं आएगा। पहले तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ऐसी कोई दुकान नहीं होती जो कभी खुले ही न। भाई ये को इतनी जोश से चिल्लाते देख कोई वास्तव में उसके पास आया। 5 परतों वाली चमकदार ब्रेस्ड पोर्क बेली को देखकर और फिर अन्य व्यंजनों को देखकर उन प्रवासी मजदूर भाइयों की आंखें चमक उठीं। इस लंच बॉक्स की कीमत 10 युआन है। क्या इसमें सभी व्यंजन शामिल हैं? सबसे पहले पहुंचने वाले भाई ने अविश्वास से पूछा। नहीं, हमारे सॉफ्ट ओपनिंग के लिए सभी शाकाहारी व्यंजन 10 युआन के हैं। 2 मांस और 2 सब्जी के व्यंजन 12 युआन के हैं, और 2 मांस के व्यंजनों में एक बड़ा मांस और एक छोटा मांस शामिल है। आप ब्रेस्ड पोर्क बेली और लॉयंस हेड मीटबॉल में से चुन सकते हैं।
सभी मांसाहारी व्यंजनों की कीमत 15 युआन है। भाई, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? मेरे पास लंच बॉक्स भी हैं, लेकिन उनके लिए 1 युआन अतिरिक्त लगेंगे। भाई ये ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नहीं, मैं अपना लंच बॉक्स खुद लाया हूँ। भाई ने अपने हाथ में स्टेनलेस स्टील का लंच कंटेनर हिलाते हुए कहा। ये लोग अनुभवी थे, अगर लंच बॉक्स डिस्पोजेबल होता था, तो उसमें भोजन की मात्रा आमतौर पर कम होती थी, इसलिए अपना खुद का कंटेनर लाना अधिक व्यावहारिक था और इससे 1 युआन की बचत भी होती थी। ठीक है भाई, 12 युआन में एक सर्विंग कैसे रहेगी? हमारे सुअर के मांस को देखो, ये वाकई 5 परतों वाला बढ़िया सुअर का मांस है। मैं 12 युआन वाला लूंगा। भाई ने मुश्किल से बोलते हुए कहा। बोलने के बाद भाई खुद हैरान रह गया। जब वह बाहर आया, तो उसने वास्तव में 2 पैनकेक खाने की योजना बनाई थी, एक अचार वाली पत्ता गोभी और सेवई के साथ, और दूसरा कटे हुए आलू के साथ। दो खरीदने पर 10 युआन खर्च होंगे, और उसे एक मसालेदार कॉर्न अंडा मुफ्त में मिलेगा, जिससे उसका पेट भर जाएगा। लेकिन जब वह बाहर आया, तो उसे एक सुगंधित खुशबू महसूस हुई और वह अनजाने में इधर आ गया। जब उसने चम्मच में गहरे लाल रंग का कांपता हुआ ब्रेस्ड पोर्क बेली देखा, तो उसने तुरंत अपना मन बदल लिया और आज रात लंच बॉक्स खाने का फैसला किया। जब जियांग हाओ खाना परोस रहा था, तब भी भाई के चेहरे पर पीड़ा का भाव था। उसने बिना किसी कारण के 2 अतिरिक्त युआन खर्च कर दिए थे। लेकिन जैसे ही खाना उसके हाथ में आया, उसकी हल्की गर्माहट महसूस हुई और उसकी खुशबू सूंघी, भाई का चेहरा तुरंत मुस्कान से खिल उठा। तो दोस्तों, पाई ये कि रोमांचक कहानी का यह सफ़र यहीं रुकता है, लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या बाई ये अपने जादुई कुकिंग सिस्टम के साथ दुनिया जीत पाएगा? क्या चुनौतियां जो उसका इंतज़ार कर रही हैं? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर जताएं, और कहानी का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बाई का अंदाज कैसा लग रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।